क्या मेरा फोन हर वक्त मेरी बातें सुनता है? 2030 पे दुनिया के 80% क्राइम टेक्नोलॉजी और साइबर से किए जाएंगे। कई जगह हम पिन कोड के बजाय अब फेस आईडी पे चले गए हैं। बैंक का डेबिट कार्ड या एटलीस्ट क्रेडिट कार्ड, उसके 4 पेज साइन करने से पहले आप पढ़ लेंगे ना, तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं लेंगे। डेथ फोल्डर क्या चीज है? देखिए, जितना दुनिया का हैकर है ना, वो आपकी 3 माइंडसेट को 3 जगह पे ब्रेक करने की कोशिश करता है। एक साइबर सिक्योरिटी मिस्टेक जो आप खुद कभी नहीं करेंगे। आजकल लोगों को हम ये अवेयर कर रहे हैं कि अगर आपकी फैमिली की कॉल है सर, तो आप अपना फैमिली कोड बना के रखें। व्हाट इज द बेटर एज के बच्चे को फोन देना इतना वल्नरेबल ना हो? पबजी, रोब्लॉक्स, ये ऐसे गेम है जिन्हें दुनिया तबाह कर दी है बच्चों की। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है कि मेरी 3 सेकंड की वॉइस निकाल के उसकी ऐसी क्लोनिंग करेगा, आपकी वॉइस तो कहीं से ढूंढेगा भी नहीं। चैट जीपीटी पे 1-2 साल से बहुत बड़ा केस चल रहा है, जिसमें बच्चे ने पूरी सुसाइड की ट्रेनिंग चैट जीपीटी से ली है। एआई के अंदर ना आपने ये ख्याल रखना है कि 2 धारी तलवार है, ये आपको बना भी सकती है, आपको तबाह भी कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू असद इजाज़ पॉडकास्ट। ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि एक दिन आप सुबह उठें और आपको एक कॉल रिसीव हो कि आपका फ़लाँ पार्सल आने वाला है और वो पार्सल बस आप रिसीव करें, उसके लिए मैं एक ओटीपी भेज रहा हूँ और ओटीपी जाए और वो पार्सल तो ना आए, लेकिन आपका बैंक अकाउंट या आपके नाम से लोगों को आपके व्हाट्सएप से मैसेजेस जाएं कि मुझे 1 लाख की, 10 लाख की, 5 लाख की ज़रूरत है, और आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका हो, आपका अकाउंट निकल चुका हो और बहुत सारा डेटा आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका हो। ये सारे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जो कि अब कोई डिस्कशन का टॉपिक नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल हमें नज़र आ रहे हैं, रोज़ाना हो रहे हैं। बल्कि इत्तेफाक की बात है कि इस पॉडकास्ट शुरू होने से 2-3 घंटे पहले भी मुझे इस तरह की एक कॉल आई, और जब मैं अब समझ जाता हूँ, जवाब देता हूँ, तो आगे से मोटे से मुगल्लिसात करके वो टॉपिक बंद होता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को कैसे हमने मिटिगेट करना है, कैसे बेहतर हो सकती हैं, इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बहुत बड़ी फर्म्स के साथ, उनके सीईओज़ के साथ, उनके सीईओज़ के साथ बहुत सारे जो है वो काम करते रहे हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एएफ फर्गूसन के, इसी तरह रीजनल वाइस प्रेसिडेंट हैं सीसो फोरम के, जो कि दुनिया भर के जाना माना एक फ़ोरम है, और इसी तरह साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड बहुत सारे पॉडकास्ट के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर ग्लोबली इसके अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। मेरी खुशकिस्मती कि वो आज वो मेरे पॉडकास्ट के अंदर मौजूद हैं। जनाब सैयद अब्दुल कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक अल्लाह सर। बहुत शुक्रिया, एक तो आप आए हमारे इस डिस्कशन के अंदर, और जो मैंने आपको सिनेरियो बताया ना, ये अब सबको पता है कि ये होता है, और इसके अलावा क्यूआर कोड हो गए, ये हो गए, वो हो गए, आपको लिंक, आपको बड़ी अच्छी ज़बरदस्त। तो हमारा पूरा पॉडकास्ट उन लोगों के लिए होगा जो कि इन सारी चीज़ों से या तो डसे हुए हैं, या आगे अगर डसे जाएं तो उनको पता हो कि क्या होना है। सर, कितना बड़ा इस वक्त ये थ्रेट है? क्या हो सकता है सिर्फ मुझे ही कॉल्स आती हैं, मेरे जानने वालों को आती हूँ, या ये कंपनी लेवल के ऊपर भी ये चीज़ें चल रही हैं? आप क्या कहते हैं कि ये जो साइबर सिक्योरिटी के ये जो थ्रेट्स हैं, स्कैम्स हैं, हैकिंग है, कितना बड़ा इशू आज के दौर में बन चुका है? अच्छा, देखें, बहुत शुक्रिया असद भाई। एक तो आपके इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मुझे आज मदऊ किया गया, और आपने मेरा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के नाम से तारुफ कराया। मैं साइबर सिक्योरिटी का बहुत छोटा सा स्टूडेंट हूँ। एआई और साइबर सिक्योरिटी जैसी फील्ड, टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है ना सर, ये डेली बहुत इवॉल्व हो रही है। अच्छा, जब वो डेली इवॉल्व हो रही है तो उसके पॉजिटिव फैक्टर्स भी बहुत हो रहे हैं, और जो नेगेटिव लोग हैं वो उसी का इस्तेमाल करके नेगेटिव चीज़ें भी बहुत यूज़ कर रहे हैं। आपने अपनी प्रियम्बल में मिसाल भी दी कि जी आज आप उठेंगे तो जी ओटीपी की कॉल आएगी, आज आप उठेंगे तो फेक कॉल आएगी, आज आप उठेंगे तो फेक जॉब ऑफर्स आ जाएंगी। ये रियलिटी है। अब ये इतनी बड़ी रियलिटी है सर कि 2030 पे कहा जाता है सर्वे के मुताबिक कि दुनिया के 80% क्राइम टेक्नोलॉजी और साइबर से या तो मुंसलिक होंगे, या उनसे ही किए जाएंगे, या उनसे ही रिजॉल्व किए जाएंगे। दुनिया में 2030 के बाद बहुत कम क्राइम ऐसा रह जाएगा जो शायद फिजिकली हो। मैं आपको मिसाल इससे देता हूँ। आज भी दुनिया की जंगें जो है ना, वो अब एक दूसरे के ऊपर जाके तलवारों से नहीं लड़ी जा रही, वो डिजिटल वॉरफेयर ही हो रही है। बिल्कुल। आज भी दुनिया, एक बंदा अगर किसी दूसरे को तकलीफ देता है, उसका पैसा चोरी करता है, तो वो जाके बैंक डकैती फिजिकली नहीं करता। पाकिस्तान में
जबकि थोड़े से कंडीशंस बेहतर नहीं हैं सिक्योरिटी वाइज, तब भी शायद साल में 10 इंसिडेंट होते होंगे बैंक की फिजिकल डकैती के, लेकिन हर 5 मिनट बाद 10 इंसिडेंट होते हैं डिजिटल डकैती के। इससे अंदाज़ा करें कि ये कितनी ज़्यादा इस वक्त सीवियर चीज़ है। इम्पॉर्टेंट सिर्फ यही है कि जो आपने कहा कि जैसे अगर आपके पास OTP की कॉल आ गई या कुछ और है, सबसे पहले अपने जहन में रख लें कि जो लोग भी अपना दुनिया चला रहे हैं, जिंदा हैं आज, तो वो डिजिटल की दुनिया में ज़िंदा रह सकते हैं। और डिजिटल की दुनिया में हर वो आदमी जो कि फिजिकली ज़िंदा है, उसका एक जुड़वां भाई डिजिटल की दुनिया में ज़िंदा है। उस जुड़वां भाई को आपने इतनी इन्फॉर्मेशन देनी है कि वो खुदा ना खास्ता इतनी इन्फॉर्मेशन वो आपकी ना ले जाए कि वो जुड़वा भाई अगर चोरी हो जाए या जुड़वा भाई की इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाए। चाहे मिसाल है, आपके जुड़वा भाई के पास आपकी CNIC है, आपके जुड़वा भाई के जो डिजिटल ट्विन कहलाता है उसके पास आपकी सारी सोशल मीडिया की इन्फॉर्मेशन है, उसके पास आपके सारे बैंकिंग रिकॉर्ड्स हैं, उसके पास आपकी सारी लाइफ रिकॉर्ड्स हैं, उसके पास आपकी सारी लोकेशंस हैं। आज एक डिजिटली अगर मैं यहाँ से यहाँ सफ़र कर रहा हूँ और मेरे पास मोबाइल है, तो मोबाइल में चलती हुई हर एप्लीकेशन का हर रिकॉर्ड, हर इन्फॉर्मेशन उस मेरे डिजिटल ट्विन के पास है। तो अगर वो मेरे डिजिटल ट्विन के पास है तो मैंने उसको कैसे सिक्योर करना है, ये आपका काम है, एक कॉमन मैन का काम है। इसका कहीं ये मतलब नहीं कि आपको, मैं आज अपनी ऑडियंस को कह रहा हूँ कि जी साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहिए, मतलब ये ज़रूरत है अब सबकी, ये ज़रूरत है। ये साइबर सिक्योरिटी या पर्सनल सिक्योरिटी की तरह की चीज़ है और इट इज़ अ लाइफ ब्लड फॉर यू। बिल्कुल। मतलब इसके बगैर अब आप नहीं चल सकते, इसके बगैर आप इधर से उधर नहीं जा सकते, इसके बगैर आप कोई दुनिया का स्टेप नहीं ले सकते। अगर आप आज बैंक को जाके बोलें कि जी मैं आपका अकाउंट सिस्टम में नहीं डालने दूंगा, मैं आपको जी सॉफ्ट अपने बायोमेट्रिक को नहीं करने दूंगा, तो मना कर देगा। ऐसा ही है, कोई सिस्टम का, दुनिया का कोई निज़ाम आपका बगैर डिजिटल के नहीं चल सकता। ऐसा ही है। आपने जिस तरह बताया कि मैंने भी जिस तरह आपको बताया ना, कॉल्स आती हैं सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं इससे पहले एक काम हो चुका होता है और वो है डेटा ब्रीच का। मिसाल के तौर पे जब मुझे कॉल आती है ना, तो इतने ऑथेंटिक है, अरे आपका ये फुल नेम है, आपका ये एड्रेस है, अच्छा आपके इस इलाके में आपकी फ़लाँ जगह से एक जो पार्सल आया हुआ है, बस मैं आ रहा हूँ, ज़रा आप ये कोड बताएं। तो क्या ये कॉम्प्रोमाइज़ डेटा इससे बड़ा मसला नहीं है जो बाद में होता है? बिल्कुल सही है, बेहतरीन बात की सर। लेकिन देखें, मैंने कहा ना, आपका डिजिटल ट्विन कहीं ना कहीं मौजूद है। आपका डिजिटल ट्विन आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे, आप सोशल मीडिया अकाउंट पे अपना नाम लिख रहे हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, आप अपने, चलें डिजिटल मीडिया तो छोड़ देना सर, अगर खुदा ना खास्ता आप बैंक्स के ऊपर अपना डेटा डाल लें जो कि ऑथेंटिक जेन्युइन डेटा है, बिल्कुल, आप अपनी कोई कहीं जाके ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ जेन्युइन कार्ड डाल लें, बिल्कुल ऐसे। जब आप वो जेन्युइन चीज़ें डाल रहे हैं किसी सिस्टम पे, तो हो सकता है खुदा ना खास्ता वो सिस्टम, वो प्रोडक्ट ब्रीच हो जाए। ऐसा ही है। अगर वो ब्रीच हो गया, फॉर एग्जांपल आपकी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन कहलाती है, जो आपकी डिजिटल ट्विन की इंफॉर्मेशन है कि यार मेरा नाम, मेरी फैमिली, मेरा CNIC, मेरा पासपोर्ट, मेरा एक्सपायरी डेट, मेरा मदर मिडिल नेम, ये पता ही है जी। 2 जिम्मेदारी है ना सर, एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, एक उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है जहाँ वो सिस्टम डाल डेटा दे रहे हैं, तीसरी जिम्मेदारी फिर आपकी आ जाती है। 2 जिम्मेदारियों में सर हम कुछ नहीं कर सकते। पहली जिम्मेदारी कि यार अगर खुदा ना खास्ता ABC ऑर्गेनाइजेशन हैक हो गई तो मैं क्या करूं, मैं तो ये कुछ नहीं। लेकिन मेरी तीसरी जिम्मेदारी पूरी है। आपको मिसाल देता हूँ, एक मुल्क है या एक शहर है या एक एरिया है, इस रास्ते पे आपको पता है कि यार ये वल्नरेबल रास्ता है और यहाँ रात को चोरी डकैती होती है, सही। अब वो रास्ता तो वल्नरेबल है, बट इसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि उस वल्नरेबल का एक फैक्टर जो वल्नरेबल है, जिसका खतरा मौजूद है और मैं रिस्क लेकर उसी रास्ते से जा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं अवेयर हुआ कि यार इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, इसमें मुझे टाइमिंग को देखना चाहिए था, ये मैं दिन की रोशनी में देखता, ये सिक्योरिटी। तो आप एटलीस्ट, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी पर्सनल हाइजीन को कंट्रोल करें, यानी कि साइबर हाइजीन को या डिजिटल हाइजीन। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना एग्जाम्पल के तौर पे। आपके पास एक अटेम्प्ट होती है जो कि फिजिकल अटेम्प्ट नहीं है, बल्कि एक कॉल आती है या आपको कोई मैसेज आता है या आपको कोई ऑफ़र आती है। कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये ठीक है या नहीं? मिसाल मैं आपको दूं, एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हैं, एकदम से लिखा है आपका PDF एक्सपायर हो गया है, आपका ना स्टोरेज पूरी हो गई है,
यूट्यूब पे जाएं तो वो कहते हैं यार स्टोरेज कैसे हो सकती है, मैंने तो इसमें कुछ डाला हुआ ही नहीं है, और वो क्लिक करते हैं तो पता लगता है वो ऐड होता है और वो किसी और वेबसाइट पर जाता है जो कि आपसे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कराते हैं और आप कहते हैं ये इंस्टॉल कर ली कि भाई आप अपनी स्टोरेज ठीक करें। क्या ऐसी टिप्स हैं जो कि फ़ौरन क्लिक होनी चाहिए कि नहीं यार ये मैंने नहीं करना, मतलब जो आप हाइजीन की बात कर अच्छा रहे हैं? देखिए, हाइजीन से पहले ना सबसे पहले ये देख लेना कि ये ज़रूरत क्यों पड़ती है। जी। देखिए हाइजीन तो उस वक्त है ना, हाइजीन तो आपने कंट्रोल किया लेकिन फिर भी हो जाता है। हम्म। बड़े से बड़े नामी गिरामी स्पेशलिस्ट, इवन लॉ इन्फोर्समेंट के लोग भी दुनिया में ट्रैप हो गए। ऐसे ही है। इसका मतलब है कि उनकी तो हाइजीन और माइंडसेट में, देखिए जितना दुनिया का हैकर है ना, वो आपकी तीन माइंडसेट को तीन जगह पे ब्रेक करने की कोशिश करता है। पहली वो अर्जेंसी क्रिएट करता है, दूसरी वो इमरजेंसी क्रिएट करता है, तीसरा वो फेयर क्रिएट करता है। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करता है कि जी ये अगर आप 10 मिनट में कर लेंगे तो आपको ये ऑफर वैलिड हो जाएगी, 4 घंटे में कर लेंगे तो जी 50,000 रुपये अकाउंट आ जाएगा। या अर्जेंसी ऐसी कि अगर आपने नहीं किया तो जी आपका रास्ता रुक जाएगा। या अर्जेंसी ऐसी कि जी आपका पार्सल आने वाला है, वरना आप बोलें, लोगों को इस तरह ट्रैप किया जाता है कि अगर आप नहीं करते तो सर 2 घंटे में हम वापस पार्सल भेज देंगे, ये बहुत अच्छी आपको डील आई है। लोग इस तरह भी बोलते हैं जी केक आ गया है, फलाना है, हमें तो केक लग रहा है, हमें तो बड़ी अच्छी चीज़ लग रही है, तो लोग ट्रैप हो जाते हैं। दूसरी चीज़ इमरजेंसी क्रिएट की जाती है आजकल फैमिलीज़ के साथ कि जी लोगों को फैमिली की वॉइस क्लोनिंग में असली रिलेटिव की कॉल में, आप यकीन करें मेरी आपके साथ अच्छी इंटरेक्शन है, मैं आपकी आवाज़ को भी पहचान गया, आप मेरी आवाज़ को पहचान गए, आपके पास इस तरह से फेक कॉल आएगी जिसमें आपको लगेगा कि अब्दुल कादिर कॉल कर रहा है, और उसमें इमरजेंसी क्रिएट कर दी जाएगी कि जी अब्दुल कादिर जो है ना वो फलाना इमरजेंसी में है जी, एक्सीडेंट हो गया है, मोबाइल बंद होने वाला है, और उसके थोड़े बाद कॉल बंद हो जाएगी, फिर किसी और नंबर से आ जाएगी, और उसमें ये बात होगी कि यार ये एक्सीडेंट हो गया और आप जी इस अकाउंट में पैसे डाल दें ताकि हम इसका इलाज शुरू करें या कुछ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सेकंड इमरजेंसी। तीसरा फेयर क्रिएट किया जाएगा कि फेयर ये क्रिएट किया जाएगा कि जी अगर आपने ये नहीं किया तो हम आपका अकाउंट बंद कर देंगे, अगर आपने ये नहीं किया तो जी आपको पुलिस उठा के ले जाएगी, अगर आपने ये नहीं लिया तो जी लॉ इन्फोर्समेंट का ये मसला है, आपने ये नहीं किया तो आपके साथ ये। इन तमाम चीज़ों के बाद आपने ये जो एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ बोला ना, हम जी सर एप्लीकेशन पे क्लिक कर देते हैं या यहाँ ये मोबाइल पे, दुनिया में आज से मेरी ऑडियंस पहले से ही माशाल्लाह टेक ओरिएंटेड है, आज दोबारा ये कर लें, थिंक बिफोर यू क्लिक। किसी भी चीज़ में अगर आपने इन तीन फैक्टर को आपने देखना है, अर्जेंसी, इमरजेंसी, फेयर, तो उसमें अगर आपकी कोई चीज़ ऐसी इन्वॉल्व हो रही है जिसमें आप कोई इन्फॉर्मेशन किसी को दे रहे हैं, पर्सनली इन्फॉर्मेशन, लोग क्या करते हैं सर, आधी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं दुनिया के डेटा से। अल्लाह ना करे मशहूर हो गया कि जी डार्क वेब में जी नादरा का डेटा चला गया, अल्लाह ना करे हम CNIC देते हैं, हम किसी जगह रिसेप्शन पे जाते हैं, CNIC की कॉपी दे देते हैं क्योंकि वो कहता है CNIC रखवाओ। जब वो CNIC रखवा देता है तो आपका तो आधा इन्फॉर्मेशन उसके पास वैसे ही आ गई पूरी, सारी सारी कहाँ कार्ड बन रहे हैं, खुदा ना खास्ता वो ब्रीच हो गया। तो अब उसके पास कुछ फैक्टर रह जाते हैं जिससे वो पूरा हैक कर देता है, आधा फैक्टर है, वो फैक्टर आपने रोकना है कोशिश करके कि जी अगर उसको सब कुछ करने के बाद भी उसको अगर आपकी ट्रांजैक्शन करनी है ना सर, तो उसको OTP चाहिए। आप दुनिया की किसी चीज़ में ना मैनिपुलेट ना हो। देखिए वो एक कहते हैं ना कि पाकिस्तान दुनिया में जो साइबर वाला है ना, उसके साथ डोपामाइन इंजीनियरिंग की जाती है, उसके दिमाग को मैनिपुलेट किया जाता है। ऐसे ही है। आप ये देखें, अल्लाह माफ़ करे, कि जो वीड होती है ना, ये सुना है ना कि इतने सारे नशे होते हैं, वीट के अंदर 2000 टाइम डोपामाइन इंजीनियरिंग की फैसिलिटी होती है, वो आपके दिमाग को इतना मैनिपुलेट करता है। अगर आप रनिंग करते हैं ना तो वो 500 डोपामाइंस क्रिएट करता है, अगर आप वॉक करते हैं तो 200 करता है। अब यकीन करें अगर आपको अर्जेंसी और फेयर क्रिएट की जाएगी ना, तो वो भी वीट का काम करता है, वो 2000% आपको ऐसा ट्रैप करता है कि आप उस पर एक्शन कर लेते हो। तो जिस तरह कहा जाता है ना कि एक बंदे को नशा ऐसा लग जाता है कि उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, ये नशा दे देती है उसको कि वो बंदा उस पर ट्रैप हो जाता है, डर जाता है, और वो फिर सारे एक्शंस कर लेता है। लेकिन वो लोग जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होते हैं, अब जैसे अभी हमने बात की यार इमरजेंसी कॉल आ गई और वो फैमिली की कॉल है, अब आजकल लोगों को हम ये अवेयर कर रहे हैं कि अगर आपकी फैमिली की कॉल है सर, और तो आप अपना फैमिली कोड बना के रखें। मेरी जैसे फैमिली है, मेरी फैमिली के कोड हैं, हमने पूरा ट्रेन किया हुआ है कि अगर मेरी तरफ से भी कोई इमरजेंसी कॉल आए और उसमें खुदा ना खास्ता कहीं पैसों की बात आ रही हो, उसमें किसी गलत एक्शन लेने की बात हो रही हो, इसमें कुछ ऐसी डिफरेंट बात आ रही हो जो मुझे कह रहा हो कि यार इधर से उधर चले जाओ, या वो आ रहा है तो घर का दरवाज़ा खोल देना, तो ऐसे एक्शन लेने से पहले आप मुझसे कोड वेरीफाई कर लो।
क्योंकि आप यकीन करो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है कि मेरी 3 सेकंड की वॉइस निकाल के वो उसकी ऐसी क्लोनिंग करेगा कि वही है। ऐसे अब ही असद भाई आपकी वॉइस तो कहीं से ढूंढेगा भी नहीं, वो तो सारी 500 पॉडकास्टें आपकी हुई हुई हैं उसमें से निकालेगा, उन सबको डंप करेगा सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर डंप करके आपकी सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपकी सारी चीज़ें निकाल लेगा और इतनी बेहतरीन किस्म की ऑडियो बना लेगा। तो ये बड़ा क्रिटिकल फैक्टर अच्छा, है। पिछले दिनों मैं आपको एक मिसाल दूं, एक साहब का मेरे पास आए, कह रहे हैं यार एक और दूसरे साहब जो है ना उनका नंबर है आपके पास? मैंने कहा है। तो कहते हैं उनको ज़रा आप कॉल करें, उनका फ़ोन हैक हो गया मुझे लग रहा है। मैंने कहा अच्छा कैसे? कह रहे हैं उनका मैसेज आया कि मुझे ना पैसे चाहिए। तो बहरहाल वो मुझे साहब मिल गए थोड़ी देर बाद, इत्तेफाक से मैं एक जगह गया हुआ था। मैंने कहा आपका फ़ोन हैक हो गया? कह रहे हैं नहीं मेरा फ़ोन तो हैक नहीं हुआ। तो मैंने कहा फ़लाँ साहब कह रहे थे कि आपका फ़ोन हैक हो गया क्योंकि आपने उनसे पैसे मांगे। कह रहे यार मुझे तो जेन्युइन ज़रूरत थी, मैंने पैसे मांगे थे, वही समझ रहा मैं हैक हो गया। अब जो जेन्युइन चीज़ है वो भी इतनी, तो इसके लिए तो भाई मैंने कहा यार आपको कुछ चाहिए तो आप फिजिकल चले जाएं, आप उसके मिलने जाके कोई। इसकी पॉजिटिव साइन है। देखिए हाँ। आपकी इस एग्जांपल से मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोगों इसका को मतलब है हाँ कि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन जो कि शायद टैक सेवी बहुत ज्यादा ना जी हो, जी ऐसे ही था, उसको ये अवेयरनेस है कि यार ये पैसे हैं तो ये जरूरी नहीं कि ये वही साहब पैसे ले रहे हैं। ऐसे ही इसी तरह इमरजेंसी कॉल के लिए मैंने फैमिली कोड की बात बता दी। अब हर किसी को फैमिली कोड का नहीं होता तो कम से कम आप रिवर्ट कॉल कर लें। बैंकों ने देखिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट होगी या दुनिया की गवर्नमेंट्स हैं, वो सिक्योरिटी के लिए अवेयरनेस देते हैं। यार आप ये देखें ना, जितना ज़्यादा अवेयरनेस देंगे उतनी चीज़ें होंगी। पोलियो की अवेयरनेस कैंपेन सुबह से शाम तक आप टीवी पे देखते हैं, लोगों को अवेयरनेस है ना। अभी सबको पता है यार पोलियो के ऊपर एक्शन नहीं लोगे तो तुम्हारे ऊपर क्या मसला आ सकता है, तुम बंद भी हो सकते हो। घर की खवातीन घर के मर्द को कह सकती हैं कि भाई अगर नहीं करोगे तुम्हें उठा के ले जाएंगे। ये अवेयरनेस कैंपेन करनी है, यही अवेयरनेस कैंपेन है जो इस वक्त हम दोनों जी बिल्कुल जी बिल्कुल। इस पे वो भी चली थी ना, कॉलर ट्यून भी चली थी कि जब आप कॉल करें तो आता है कि भाई आप किसी को भी गैर मुतल्लिका फ़र्द को ना दें। अच्छी बात है, ये होना चाहिए कि आप जो है उसके ऊपर करें। ये जो होता है कि आप जो आपके बैंक्स हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि मैंने ये सुना है कि जो पाकिस्तान में बैंक्स हैं उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कदरे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हैं एज़ कम्पेयर टू द इंटरनेशनल बैंक्स। क्या ऐसा ही है या पाकिस्तान के बैंक्स गुड इनफ हैं उसके अंदर नहीं है, या ये बैंक टू बैंक वेरी करती है चीज़? अच्छा देखें, ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि बैंक्स पाकिस्तान के ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हैं और बाहर के नहीं हैं, या हम ज़्यादा सिक्योर है वो कम सिक्योर है। सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि जो टेक्नोलॉजी है ना वो बाउंड्री लेस है और वो बॉर्डर लेस है। अब्दुल कादिर का लैपटॉप पाकिस्तान की किसी गांव के 500 मील के अंदर भी मौजूद है, वो भी उतना ही वल्नरेबल है जितना नासा और पेंटागन का सिस्टम है। उसके ऊपर भी वो अटैक किया जा सकता है, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर भी ब्रीच हो सकता है, इधर भी हो सकता है। और वो दुनिया ने सब देखा है, हमने बड़े बड़े वॉर्स देखे हैं। ये न्यूक्लियर वॉर जो है, ये न्यूक्लियर वॉर का नाम हो रहा है लेकिन वो डिजिटली न्यूक्लियर वॉर के तौर पे। इसका मतलब है कि खुदा न खास्ता अगर आप ये एज्यूम कर रहे हैं या लोगों के बेचारे को ये अजम्पशन है कि अगर पाकिस्तान के बैंक्स या पाकिस्तान की कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस वीक हैं सिक्योरिटी में, तो अल्लाह ना करे तो फिर वो रोज़ाना हैक हो रही होती, रोज़ाना प्रॉब्लम होती, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, होता ये ज़रूर है कि लोगों की अनअवेयरनेस की वजह से या लोगों की जो सिक्योरिटी ओरिएंटेड नहीं होते, तो जो बैंक का इंसिडेंट है, जो पर्सनल डिजिटल फ्रॉड हो गया किसी के साथ, उस इंसिडेंट को कोरिलेट कर दिया जाता है कि यार ये तो बैंक का फ्रॉड है। फॉर एग्जांपल, अल्लाह ना करे मेरी अपनी गलती से, मेरे गलत पासवर्ड लिखने से, मेरे छोटा पासवर्ड रखने से, या मैंने अपना पासवर्ड को किसी को गलत बता दिया, ठीक है, या मेरा पासवर्ड ऐसा वीक है कि मैंने कहीं लिख के रखा हुआ है और वो किसी ने ब्रीच कर दिया, या इसी तरह OTP आपने दे दिया, या डिजिटल फ्रॉड हो गया। उस फ्रॉड को करने से ABC बैंक के जब पैसे चले जाएंगे तो मशहूर हो जाता है कि जी इस बैंक से इतने लाखों के फ्रॉड्स हुए। सही है, जबकि उसमें बैंक का नहीं, खुदा न खास्ता वो हुआ। देयर आर इंस्टेंसेस जिसमें लास्ट 10 ईयर्स में मैं बोलूँ तो 3-4 इंसिडेंट्स हुए हैं जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ हुए हैं, लेकिन उतना ही ज़्यादा हमारा रेगुलेटर इसको स्ट्रेंथन करता है। और वो स्ट्रेंथन इसलिए करना ज़रूरी नहीं है कि उसको वो पाकिस्तान का सिक्योरिटी पोस्चर जितना वीक हो या सही हो, उसकी मजबूरी हो गई। अब रेगुलेटर अगर नहीं करेगा तो मैंने कहा ना कि वो तो बैंक चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का बैठा हुआ एक हैकर, नाइजीरिया का एक हैकर, कंबोडिया का एक हैकर पाकिस्तानी बैंक को भी उतना ही समझता है जितना USA के बैंक को समझता है, जितना वो UK के बैंक को समझता है।
तो वो तो हर जगह अपनी ट्राई करेगा। और उसके बाद है जब से एआई आ गया है सर, ऑटोमेटेड फिशिंग का दौर आ गया है, एआई में ऑटोमेटेड वेपनाइजेशन का दौर आ गया है, एआई में मास सर्विलेंस का दौर आ गया है, इसके बाद तो कोई चीज़ किसी के ज़रिए रुक ही नहीं सकती। अच्छा, ये जो आपने अभी पूरी हमने अभी बात की, उससे ही रिलेटेड मैं एक और बात करूँगा। क्या मेरा फ़ोन हर वक्त मेरी बातें सुनता है या नहीं? ये एक बहुत इसके लिए मिसाल दी जाती है कि अभी हमने कोई बात की और फ़ौरन ऐड आ गया और अभी ये हुआ और अभी वो हुआ। इसके ऊपर क्योंकि बड़ा मुबहिम सा कोई लोगों के पास जवाब होता है, आपका क्या तजुर्बा है इसमें? अच्छा, दो बातें हैं। देखिए, पहले तो ये है ना कि आप अपने फ़ोन मैंने बताया ना डिजिटल ट्विन है, तो अपने फ़ोन के अंदर भी ऐसी चीज़ें रखें जिसके अंदर थोड़ी सिक्योरिटी हो, उसके कंट्रोल स्ट्रेंथन करें। प्लस फ़ोन के सारे राइट्स जो होते हैं ना सर, वो आपको देखते रहना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि जी ये एप्लीकेशन है, उसने कहा कि जी मेरे स्टोरेज फुल हो गया है तो मैं ये इंस्टॉल कर लूँ। नेवर, सिवाय प्रॉपर बेहतर एप्लीकेशन के, उस एप्लीकेशन के अंदर देखें कि वो रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, खुदा ना खास्ता वो कोई फ्रीवेयर तो नहीं है। नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड सर। वो आपसे कहीं ना कहीं कोई मुफ्ता दे के ना आपको कुछ करा रहा है। ऐसा ही है। ठीक है, दुनिया में हम बड़े बड़े जगहों पे जाते हैं तो दुनिया में ना यूएसबीयाँ बढ़ती हैं। पहले हम सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स करते थे ना, तो यूएसबी बांट देते थे। यूएसबी बांटते थे, वो अपने लैपटॉप में लगाता था और सारा सिस्टम हम हैक कर लेते थे। आजकल इस तरह है, ये जो नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड दुनिया में, वो छोटी छोटी जगह पे फ्री वाईफाई होता है, उन जगह पे इतने हनी ट्रैप्स लगा दिए जाते हैं कि जी आप फ्री वाईफाई यूज़ करते हैं, इसके बाद आप बैंकिंग अकाउंट को यूज़ करते हैं उसी वाईफाई का सिस्टम यूज़ करके। जैसे ही आप उस वाईफाई के ज़रिए आए तो आप उसके नेटवर्क पे आ गए। उस नेटवर्क पे आने के बाद आपने जो जो चीज़ें उसमें लॉगिन की, तो वो बैंकिंग अकाउंट का चांसेस है, अगर वो क्लियर टेक्स्ट में है कुछ और है तो वो उसका पासवर्ड ले जाएगा। लोगों ने इस तरीके से इतने ज़्यादा इन चीज़ों को अटैक किया है कि वो आप सोच नहीं सकते। कोई चीज़ भी विजिबल है, आप कहीं जा रहे हैं आपका डेटा हो सकता है, आप कहीं जा रहे हैं आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। हम मुख्तलिफ़ जगह पे आप जाते हैं सर, आपको बड़े अच्छे तरीके से दिया जाता है कि सर ये QR कोड है, इसके ज़रिए ना आप यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा देखना है कि यार इस दुकान में ये रिलायबिलिटी क्या है, ये कितनी बड़ी दुकान है, कैसे हो रहा है। अब QR कोड पे आपने स्कैन किया, QR कोड पे जैसे ही स्कैन किया और आपने पेमेंट की, एक्चुअली वो सीधा एग्जैक्ट बनी हुई वो एप्लीकेशन थी जो कि दूसरी जो एप्लीकेशन जो आप अज्यूम कर रहे हैं उसका वो रेप्लिका है। और वो पैसे चले गए आपके, और लोग आते हैं तो कहते हैं कि यार ये मेरे साथ हो गया। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बातें हैं सारी ये, क्योंकि पब्लिक वाईफाई तो हर एक का, आप एयरपोर्ट तो चलें सिक्योर करते होंगे, लेकिन किसी मॉल में चले गए, किसी रेस्टोरेंट में चले गए, उसने कहा जी आप वाईफाई इस्तेमाल करें और आपको बहुत ज़रूरत भी होती है, तो आपका कहने का मकसद ये है कि आप इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दें कि आप इंटरनेट वहाँ पे इस्तेमाल ही ना करें, अगर डेटा नहीं है आपका, मोबाइल डेटा पैकेज नहीं है आपका, तो आप छोड़ दें, इसके ऊपर इंटरनेट ना इस्तेमाल करें। रिकमेंडेड यही है? अच्छा देखिए, प्राइमरीली रिकमेंडेड यही है। ओके। लेकिन अब मैं अगर आपको कह दूं, आप जैसे लोग जो इतने मीडिया विजिबल हैं और आप इतनी ट्रैवलिंग करते हैं, तो क्या आपको मैं बोलूं यार अपनी डिजिटल प्रेजेंस और डिजिटल ट्विन को कम कर दो? ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड ना, और आप दुनिया को एविडेंस दे रहे हैं। इसी तरह मोबाइल फोन के अंदर यानी देखिए, एक मोबाइल वीक हो और एक आपको वीक एनवायरनमेंट दे दिया जाए, तो वीक की वीक कॉम्बिनेशन बन जाएगी। अब आप मोबाइल को तो कम से कम स्ट्रेंथन करें। सही, मोबाइल पे आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएं, गलत एप्लीकेशन उसके पास इंस्टॉल ना करें। अगर वो वाईफाई देख रहा है तो वाईफाई की ये देखे कि यार ये कौन सी जगह है जहाँ वाईफाई, जैसे देखिए ना बड़े बड़े एयरपोर्ट्स चले जाते हैं। जी जी जी। वो एयरपोर्ट की क्रेडिबिलिटी एंड रेपुटेशन है कि अगर खुदा ना खास्ता उसने कोई हनी ट्रैप लगाया है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो उससे तो कितना बड़े वाक़यात हो सकते हैं। तो वहाँ उसकी फिर क्रेडिबिलिटी फिर भी है। लेकिन अगर हम किसी ऐसी जगह, ओपन जगह जा रहे हैं जब पब्लिक एरिया और जहाँ किसी की जिम्मेदारी नहीं है, वहाँ ख्याल करें। अच्छा, वो सब ख्याल करने के साथ भी ख्याल करें भाई, अगर वाईफाई यूज़ कर रहे हो, मजबूरन कर रहे हो, तो कुछ सर्च कर लो, क्यों बैंकिंग अकाउंट लॉगिन कर रहे हो। सही, सिलेक्टिव कर लें, उसके अंदर ऐसी चीज कर लें। अब आ जाते इसी बात पे कि यार लेट्स अज्यूम खुदा ना खास्ता कि सोशल मीडिया तो करूंगा ना, अगर मैंने वाईफाई लिया ही इसीलिए सोशल मीडिया करूंगा, व्हाट्सएप करूंगा, तो व्हाट्सएप खुदा ना खास्ता वो आपके सिस्टम पे, आपके मोबाइल पे वाईफाई के जरिए पहुंच भी गया, तो भी व्हाट्सएप पे मेरा 2 फैक्टर है, वो तो मेरे मोबाइल का कंट्रोल है, तो वो उसको ले नहीं सकता। सही है।
यही कहा जाता है ना, आजकल व्हाट्सएप हैकिंग बहुत ज्यादा हो रही बहुत है कि ज्यादा। यार किसी को आपको गलती से आपको ऐसे दे दिए गए और आपने गलती से किसी को पिन कोड दे दिया, आपका व्हाट्सएप का रेप्लिका बनेगा, व्हाट्सएप का जैसे ही रेप्लिका बनेगा, जितने ग्रुपों में आप हैं, जितने एड्रेसेस हैं, वो सारा क्लोन बन जाएगा और उसके बाद सारा, तो आप कम से कम वो कंट्रोल करें। आप अपनी लोगों की इंफॉर्मेशन ना दें जिसके जरिए वो परमुटेशन बना के आपका चीज हैक कर ले। सही। सिस्टम को सिक्योर करें। एप्लीकेशन, अच्छा अब आ गई एप्लीकेशन, आपने वो जो एक चीज बोली थी ना वो मैं मिस कर गया था, मेरी आवाज सुन रहा है। दुनिया के बहुत सारी एप्लीकेशन है ना सर, अगर वो आप देखने जाएंगे ना, चलें ये छोड़ दें, आप अगर बैंक का डेबिट कार्ड या एटलीस्ट क्रेडिट कार्ड की जो आप लेते हैं ना, उसके 4 पेज साइन करने से पहले आप पढ़ लेंगे ना, तो आप कभी क्रेडिट कार्ड नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें कहता है ये हो गया तो आपकी गलती, ये हो गया तो आपकी गलती, ये हो गया तो आपकी गलती, लेकिन आपकी बिजनेस की नीड भी है, आपने देखना। इसी तरह कोई एप्लीकेशन ले लेंगे ना, तो वो आपको इतने चीज़ें बोलेगा कि भाई हम तो ये भी खोलेंगे, ये भी खोलेंगे, इसके बगैर नहीं, तो आप कम से कम एटलीस्ट उस एप्लीकेशन की जितनी चीज़ें बंद कर सकते हैं बंद। लेकिन वो तो आगे बढ़ने ही नहीं देते ना, आप ये कहें ये इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। हाँ, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पे वो कहेगा कि लोकेशन है, आप लोकेशन बंद करते हैं, ठीक है। अच्छा, जितनी ग्लोबल अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की हों, चाहे वो तालीम की हों, या अगर आपके किसी वो रिसर्च की हों, या जैसे अब एआई की आ गई हैं, चैट जीपीटी और कोपायलट और ऑल जेमिनी, इनके ऊपर तो वर्ल्ड का ग्लोबल रूल्स लग गए हैं कि भाई आप ये सारी चीज़ें रख नहीं सकते, आपके एलएलएम मॉडल के अंदर ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ये मेमोरी नहीं हो, ये सारी चीज़ें, तो आप एआई के अंदर भी वो कंट्रोल्स हार्डन कर सकते हैं। इसे कहते हैं मोबाइल को हार्डन करना। सही। मैं अभी अपने ऑडियंस के लिए वो बात नहीं कर रहा कि यार टेक्निकल कॉर्पोरेट सेक्टर की हार्डनिंग करूं, यार अपनी सब देखिए, बच्चा है ना, मेरा घर का बच्चा है, तो मैंने उसको 6 साल का बच्चा भी है ना, उसको पता है घर का ताला लगाना है। उसको कैसे पता है कि घर का ताला लगाना है? अवेयर किया हमने। सही है। उसको पता है दरवाजा बंद करना है, उसको पता है घर में बेल बजेगी तो मैं बाहर से बटन प्रेस करके ऑटोमेटेड ओपन नहीं करूंगा। वो 6 साल का बच्चा पूछेगा कि भाई मैं करूँ कि ना करूँ। आप अपने सिस्टम में भी सिक्योरिटी की लेयर्स लगाते हैं, जितनी ज्यादा आपकी क्रिटिकल चीजें उतनी सिक्योरिटी लेयर्स होनी चाहिए। मुझे ये बताया ना कि मैं घर की फर्नीचर को क्या लॉकर में डालूंगा? नहीं, लेकिन एटलीस्ट पहला दरवाजा लगाया, उसके बाद दूसरा दरवाजा लगाया, उसके अंदर फर्नीचर को रख दिया। लेकिन मैं गोल्ड को ना एक और लॉकर लेता हूँ, उसके अंदर कोई चाबी लेता हूँ, उसके बाद चीजें लगाता हूँ। टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी के लिए अपनी लाइफ में बना लेंगे यार, जिस चीज से आपकी लाइफ ब्लड का मसला हो, जिस चीज से आपकी जिंदगी की चीज का मसला हो, वो और ज्यादा सिक्योर करते हैं। सही। सोशल मीडिया अगर खुदा ना खास्ता आपका चला भी जाएगा, तो ये नहीं कह रहा, आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ ब्लड है। सोशल मीडिया के जो लोग माशाल्लाह इतने विजिबल हैं, उनके लाइफ ब्लड है। मैं सोशल थोड़ा सा हूँ तो मेरी लाइफ ब्लड है, तो मैं उसको ज़्यादा हार्डन करूँगा। लेकिन उससे 10 टाइम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए बैंकिंग अकाउंट, उससे 100 टाइम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट शायद मेरी पर्सनल इंटेंजिबल इंफॉर्मेशन है, तो उसको मैं कंट्रोल करूँ। लोग क्या करते हैं सर, सोशल मीडिया के अकाउंट्स का ईमेल एड्रेस भी वही रख लेते हैं जो कि बैंकिंग अकाउंट के ईमेल एड्रेस। सही। ऑडियंस को ये बात बता दूं, उनके पासवर्ड तक यही रख लेते हैं। होता क्या है, खुदा ना खास्ता सोशल मीडिया का एक अकाउंट हैक हुआ उस पासवर्ड से, ग्लोबली जो हैकर है ना, वो पासवर्ड तो निकाल लेगा डार्क वेब से कि भाई ये पासवर्ड है, ये ब्रीच हो गया था दुनिया में, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एबीसी हैक हो गया, देखिए उबर हैक हुआ ना, उबर में आपने क्रेडिट कार्ड डाल के रखा, उबर में अगर आपने क्रेडिट कार्ड डाल के रखा, अल्लाह ना करे तो यार वो इन्फॉर्मेशन तो ब्रीच हो गई। तो आपने क्या करना है कि उसका पिन कोड तो कम से कम है, तो एटलीस्ट आपने उस ईमेल एड्रेस को डिफरेंट करना है। अगर एक इंस्टाग्राम खुदा ना खास्ता हैक हो गया, तो जो ईमेल एड्रेस इंस्टाग्राम में है और वही पासवर्ड है, वही पासवर्ड तो कम से कम आप बैंकिंग सेक्टर में ना रखें। सही। उसको भी इतना सिक्योर करें। इवन लोग ईमेल एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि आजकल अगर मैं टेक्नोलॉजी है जो बच्चे यूज कर रहे हैं उनको पता है, एक ब्रूट फोर्स कहलाता है कि अगर आपके पास एक आईडी आ गई ना, तो उसके पासवर्ड्स के अटेम्प्ट ले लेके लाखों करोड़ों अटैक्स करके एआई के टूल्स आ गए जो मिनटों में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ अटैक्स करके परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा के ना वो पासवर्ड आपका क्रैक करने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन जब उसके पास यूजर नेम ही नहीं होगा तो वो पासवर्ड नहीं होगा। अच्छा, अगर उसके पास यूजर नेम भी आ जाए तो आप उसको रिकवर कर सकते हो, तो सेकेंडरी ईमेल एड्रेस प्रॉपर रखें। लोग सर क्या करते हैं, हम जब साइबर इन्वेस्टिगेशंस करने जाते हैं, बहुत बेचारे बड़े बड़ों का, पाकिस्तान के लाखों करोड़ों सीईओज का, दुनिया के पाकिस्तान के ऊपर व्हाट्सएप के हैक का अटेम्प्ट हुआ है, सब पे हुआ होगा, लेकिन वो बच जाते हैं जिन्होंने सिक्योरिटी लगाई भी होती है। अच्छा, और जो खुदा ना खास्ता जब हैक हो जाता है तो हम उससे पूछते हैं यार हो गया,
ठीक है, रिकवरी हो गई, अल्लाह ना करे तुम्हारी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो तुम्हारी अगर हो जाए तो इससे कोई तुम्हारी ज़िंदगी मौत का मसला नहीं है, ठीक है यार व्हाट्सएप है उसमें तुमने ऐसी इन्फॉर्मेशन, अब रिकवर तो करना है ना। तो रिकवर करते हैं तो कहते हैं यार वो सेकेंडरी ईमेल एड्रेस, तो वो कहते हैं यार वो तो खुद 6 महीने से मैंने लॉगिन ही नहीं किया था। लोगों को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आज हमारी माएँ बहनें घरों पे बैठी हुई हैं, उनके ऊपर इतने स्कैम्स आ रहे होते हैं, वो बेचारी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं होती, लेकिन छोटे छोटे बिजनेसेस कर रही हैं बेचारी, ई कॉमर्स के ऊपर कर रहे हैं। उनके पास जी OLX से पार्सल आ गया जी, वो वहाँ दराज से पार्सल आया और वो एक दिन में 4 काम कर ही रही हैं, वो 5वां दराज से पार्सल उसको वैलिडेट करें कि भाई आप कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप वो वाले खुदा ना खास्ता ये चीज़ ना ले लें, ऐसी चीज़ जिसके ऊपर गलत इन्फॉर्मेशन है, फिर वो आपसे ऑथेंटिकेट कराते हैं कि ज़रा आप घर का पता बता दें। पता किसी तरह निकाल लेते हैं, एड्रेस किसी तरह निकाल लेते हैं, घर की माँओं के साथ फ़ोन करके ये निकाल लेते हैं कि जी आपका नंबर क्या है। आपके घर पे लोगों का फ़ोन आता है और कहते हैं कि जी मैं आपको एक गिफ्ट आया हुआ है आपका, आप इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करते हैं और दराज से ये आया हुआ है इन्फॉर्मेशन कि जी आप नाम से, ऑफ कोर्स दराज से काम नहीं कर रहा, उनको कहते हैं यार आपका गिफ्ट आया हुआ है, सिर्फ आप CNIC नंबर बता दें तो पेमेंट कुछ नहीं है, तो वो CNIC निकाल लेता है। हनी ट्रैप, बहुत सारे सर ऐसी चीज़ें हैं जो बड़े बहुत सीरियस है। यंग ब्लड हो गया ना सर, आप इतने अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स हैं सर, आप यकीन करें वो 8 महीने से प्रोग्रामिंग कर रहा, 8 महीने से उसने काम किया, बेहतरीन किस्म की सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाई और वो सॉफ्टवेयर जो है ना उसका हैक हो गया और रैंसमवेयर में चला गया। अच्छा ये एक चीज़ इससे रिलेटेड भी है जो कि मुझे भी लगती है कि कई जगह हम पिन कोड के बजाय अब फेस आईडी पे चले गए हैं या फिंगर पे चले गए हैं। चलिए फिंगरप्रिंट तो चलें एक चीज़ है, लेकिन इज़ इट अ गुड ऑप्शन टू कीप फिंगरप्रिंट एंड फेस आईडी या हमें पिन कोड पे ही जाना चाहिए? क्योंकि अब तो जो नए फ़ोन्स आ रहे हैं उसके अंदर अब वो फिंगर भी ख़त्म हो गया, सिर्फ वो फेस आईडी के ऊपर ही करता है, सही है, या कोड के ऊपर करता है। तो फेस आईडी कितना समझने के प्रोन टू थ्रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कोड? अच्छा देखें, एक तो ना कॉम्प्लेक्स पासवर्ड ज़रूर होना चाहिए, ओके, ठीक है। फेस आईडी इज़ डिपेंडेंट कि आपको अपनी सिक्योरिटी अपने सामने ही रखनी है और आप ही होने चाहिए। फेस आईडी को जनरली क्रैक करना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू पिन कोड वगैरह। पिन कोड से देखिए ना 4 डिजिट का कोड है जी, ठीक है। अब उसको अगर किसी ने क्रैक कर लिया और आपकी गैर मौजूदगी में, तो ज़रा मसला है और उसको कंटिन्यूस यूज़ भी करता जाएगा। फेस आईडी से कम ये ज़रूर हो गया है कि आपकी सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है, आप फिज़िकली मौजूद होगे तो होगे, लेकिन उतना ही ख्याल भी रखना है। देखिए पासवर्ड चेंज हो जाएगा सर, पासवर्ड सिक्योर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उतना ही ख्याल रखना है। आजकल ये बड़ा मसला आ गया, सिम के फ्रॉड्स हो रहे हैं, आपके बायोमेट्रिक की कॉपी कर ली जाती है स्कीमिंग करके। बड़े बड़े टूल्स आपने देखा होगा, मैं जा रहा हूँ जी सिम के ऊपर, आपको जी फ्री में सिम मिल रही है, 100 रुपए की सिम मिल रही है, 500 का बैलेंस मिल रहा है। कहीं आप रोड पे खड़े हुए हैं, ये बेचारे हमारे कितने लोगों के इंसिडेंट हुए हैं जो इसी तरह हुए हैं। उसमें क्या करें, उसमें ये करते हैं हम कि जी बायोमेट्रिक की हम लगाते हैं, वो कहता है सर ये गलती हो गई, आप ये वाला हैंड यूज़ करें, फिर गलती हो गई आप तीसरा हैंड को यूज़ करें, एक्चुअली वो आपकी 3 सिमें निकाल रहा है। तो और दुनिया में बायोमेट्रिक हैक हो गया तो आप चेंज नहीं कर सकते। सारी दुनिया में अगर बायोमेट्रिक जो मेरा है वो सारी जिंदगी वही रहेगा, जो डिफरेंट नहीं हो सकता। सही बात है। तो उसको भी आपने देखना है कि अगर आप 2 फैक्टर भी कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल करें, किसके पास जाए किसके पास ना जाए। इस सिलसिले में एक रिसेंट इंसिडेंट है जो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली कराची में होता जा रहा है, जिससे मैं ख़ास तौर पे कराची वालों को, कराची के बच्चों को, कराची के लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को कहता हूँ कि बहुत से लोग बैड लग है कि फेस आईडीज़ पे ऑथेंटिकेशन रखी हुई है पूरी बैंकिंग अकाउंट। उसका नुकसान क्या हो रहा है कि मल्टीपल जगहों पे जब एक्सटॉर्शन की गई तो सामने वाला ये भी नहीं कह रहा कि पासवर्ड दो, सामने वाला ये भी नहीं कह रहा कि यार एप्लीकेशन कौन सी यूज़ कर रहे हो, वो उसको जाके अगवा करता है, उसके फेस आईडी को सामने रखता है, आईडी लॉगिन हुई और उसके बाद पैसे निकाल लिए, उसको उसकी ज़रूरत ही नहीं है आपका। तो आप उन जगहों पे, वहाँ पे आपको 2 फैक्टर काम आएगा कि भाई पासवर्ड है, वो बोलेगा कि यार ये आईडी चल नहीं रही है, इसमें तो मसला है, या तमाम चीज़ें हैं, तो कम से कम वो 1 और 3 दफ़ा वो रॉन्ग अटेम्प्ट लेगा तो आईडी बंद हो जाएगी। जी बिल्कुल। फेस आईडी तो मैं अपना चेहरा नहीं चेंज कर सकता। तो फेस आईडी इज नॉट फॉर बैंकिंग या नहीं, फॉर द थिंग। आइडियल है फेस आईडी जब जगह पे जहाँ पे हालात अच्छे हों,
लेकिन ठीक है, पाकिस्तान जैसे या पाकिस्तान कराची, जैसी जगह पे, स्पेशली कराची की जगह पे ये एक बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन आपके तवज्जुह से ये कि यार इस वक्त नॉट रिकमेंडेड कि यार सिर्फ फेस आईडी डिपेंडेंट आप लॉगिन करेंगे तो ईज तो है, लेकिन ये मुश्किलात हैं। आप क्यों नहीं ऐसा काम करते कि यार आपकी एप्लीकेशन ऐसी जगह पे रजिस्टर्ड हो, क्योंकि देखें बैंकिंग निज़ाम में सिक्योरिटी बहुत आ गई है, वो दूसरे मोबाइल पे आपके लॉगिन नहीं करने देगा। सही है, लेकिन आपको आपके मोबाइल समेत उठा के ले जाएं और उसके बाद आपके फेस आईडी से लॉगिन कर दें तो आप क्या कर लेंगे? सही सही सही। लेकिन अगर आपके मोबाइल समेत खुदा ना खास्ता उठा के ले गए और आपका यूज़र नेम पासवर्ड डलाने की कोशिश करी तो आप कह सकते हैं कि ये लग नहीं रहा या ये मैं यूज़ ही नहीं करता या कुछ और है। उसमें तो आपसे पूछेगा ही नहीं ना, हर एप्लीकेशन को लगाएगा, आपके सामने फेस रखेगा, लॉगिन होता चला जाएगा। सही। तो वो आपसे जब कुछ लगा नहीं रहा तो आप ये देख सकते हैं। अच्छा, इस तरह डाइवर्सिफाइड भी रखें बैंकिंग चीज़ों में भी आपको। इससे मैं शायद मेरे ख्याल से बैंकिंग सेक्टर वाले नाराज़ होंगे, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यार 3-4 बैंक्स में आप मुख्तलिफ पैसे रखें। वो जो कौन कह के गए थे ना कि भाई डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो यार हर जगह रखें। सही है। कुछ बैंक अकाउंट में कुछ रखें, कुछ बैंक अकाउंट में, जैसे आपने क्वेश्चन किया यार बैंक्स वल्नरेबल है तो सारे बैंक तो नहीं होंगे। अब मैंने ऐसे ऐसे वाक़यात देखे हैं दुनिया के बाहर के कि यार इंसिडेंट हुआ बहुत ज़्यादा, बैंक के पैसे चले गए। अच्छा, बैंक में रेगुलेटर गवर्न करता है, रेगुलेटर कहता है यार ये पैसा अगर बैंक के अटैक से आया ना तो आपको पैसे पूरे मिलेंगे, लेकिन आप 1 महीने तक आपके पैसे नहीं निकले, आप ट्रॉमा में, आपके 4 करोड़ रुपए मौजूद है और आप पैसे नहीं निकाल पा रहे, तो आप डाइवर्सिफाइड तो रखो। आप दूसरों से कर्जा ले रहे हो और आप बहुत से अकाउंट पे, लोग क्या करते हैं यार अपनी सारी जमा पूंजी एक ही अकाउंट में रखते हैं और अल्लाह न करे उस बैंक में कोई मसला आ गया, कोई और चीज़ हो गई तो उसको डाइवर्सिफाइड नहीं रखते। तो देखें ना, डिजिटली भी डिवाइड करें। जैसे मैं कह रहा हूँ डिजिटली भी अगर आप सिक्योर कर रहे हैं तो भाई मुख्तलिफ ईमेल एड्रेस पे रखें। मुख्तलिफ ईमेल एड्रेस रख रहे हैं तो मुख्तलिफ पासवर्ड्स रखें। मुख्तलिफ पासवर्ड्स रख रहे हैं तो उसका कंट्रोल किसी पासवर्ड के मैनेजर में डाल दें और उसको बहुत ज़्यादा हार्डन करें, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर बहुत ज़्यादा पासवर्ड्स रख लिए तो याद नहीं रखेंगे, आप कहीं लिखेंगे तो ब्रीच। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं सर जिसके अंदर ना आपकी इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं होती और फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं आप। मरने के बाद आपकी ज़िंदगी, आपके ख़ानदान की ज़िंदगी जीर्ण हो जाती है क्योंकि आपने चीज़ें नहीं लिखी हुई होती। सही सही सही। ये इसकी तरफ भी आते हैं। एक तो हमने बात की ना, ये जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है ये ज़रा ओल्डर एज वालों को या टेक सेवी लोगों जो नहीं होते उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन एक है जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं ना, अब वो जो घर में बच्चा होता है वो वालिदैन का ही फ़ोन इस्तेमाल कर रहा होता है खेलने के लिए, कोई ऐप डालने के लिए कुछ। मैं अभी उसके हवाले से बात नहीं कर रहा कि कितना उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए या नहीं, या कितना समझें कि कितने दिन पहले मिल जाना चाहिए अखलाकी हुदूद की वजह से। मैं साइबर सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट से आपसे पूछना चाह रहा हूँ, व्हाट इज़ द बेटर एज साइबर सिक्योरिटी के हवाले से कि बच्चे को फ़ोन देना इतना वल्नरेबल ना हो, या क्या प्रीरिक्स हैं बच्चे को देने के लिए साइबर सिक्योरिटी के हवाले से? ज़बरदस्त क्वेश्चन है सर और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें 2 एंगल है। एक तो आपने पहला एंगल ये दिया यार मेरा ही मोबाइल यूज़ कर रहा है तो वो थोड़ा बहुत है बच्चे दे रहे हैं, उसमें आप सर कंट्रोल्स पूरे बड़े जितने प्रोडक्ट्स हैं ना एंड्रॉयड की या आईफोन की, लोग नहीं करते। एक खुदा के वास्ते एक काम करें, जब अपने बच्चों को अपना मोबाइल देना या कोई चीज़ तो आप उसको लॉक कर देंगे, वो सिर्फ वही एप्लीकेशन यूज़ करे और बहुत सारे टूल्स आते हैं। अच्छा, अच्छे रजिस्टर्ड टूल हैं। एक चीज़ जो हमारी अलमिया है इस कंट्री का ज़्यादा कि यार हमें ना कोई चीज़ तकलीफ़ के साथ फ्री में भी मिलेगी ना या सस्ती मिल जाए ना हम ले लेते हैं, और वो जो सस्ता है ना वो आपको बार बार रुलाता है। अगर एक प्रोडक्ट है और वो टूल है जो आपको कह रहा है कि ये टूल आपको इतने पैसों में लेना पड़ेगा, मैं मिसाल दे रहा हूँ और सस्ते हैं भाई, 1000 रुपये का टूल मिल जाए महीने में जिससे आपके अपने अकाउंट के कंट्रोल्स रख सकते हैं। हम क्या करते हैं, नहीं यार यही टूल के 90% फीचर जो है ना ये फलाना फ्रीवेयर में मौजूद हैं और यार मैं ये लगा लेता हूँ। तो पहले तो ये कर लेंगे यार अच्छे टूल रखें, अच्छी चीज़ें रखें जिससे कंट्रोल हो। अब एक आपने 2 फैक्टर बताएं। पहला फैक्टर ये कि यार आप अपने मोबाइल यूज़ करने दे रहे हैं तो फिर प्लीज़ खुदा के वास्ते उसमें वही एप्लीकेशन उसको दें जिस एप्लीकेशन पे वो यूज़ कर रहा है और उसकी भी लिमिट रख ले। अब बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, वो खुदा ना खास्ता गलत जगह क्लिक न करे। सर मेरे दोस्तों अहबाबों में व्हाट्सएप के ग्रुपों में ना बच्चों की ऑडियोज आना शुरू, ऐसे ही आता है। अल्लाह ना करे उनकी कोई प्राइवेसी ब्रीच हो जाए उससे। तो आप क्या करें कि यार आपने व्हाट्सएप को क्यों रखा उस कंट्रोल में कि यार बच्चे को दिया। अगर आप यूट्यूब दे रहे हैं, यूट्यूब किड्स दे रहे हैं तो यूट्यूब किड्स ही ओपन रखें, कुछ और ना खुले। तो एक तो ये एंगल हो गया कि यार अपने चीज़ों पे कंट्रोल रखें, उसको हार्डन रखें
अभी वो मैं बात करूंगा कि वो आप चाहे अगला सवाल भी कर सकते हैं कि इन हर कॉमन आदमी को अपने मोबाइल को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन उस पर हम आते हैं सेकेंड। दूसरा ये है कि अगर अब आपने अपने बच्चे को देना है पढ़ाई के लिए, ठीक है, पर्सनलाइज दे दिया उसको। मेरा बेटा सबसे बड़ा जो है ना वो टीनेजर है, तो वो 17 साल का है, तो उसको मोबाइल के किस तरह यूज़ करना चाहिए। और मेरा एक बेटा है जो कि 11 साल का है, तो उसको कैसे यूज़ करना चाहिए। ठीक है। और मेरी बच्ची अगर 7 साल की और आज वो भी पढ़ाई कर रही है, तो उसको कैसे करना चाहिए। डिफरेंट एंगल है। सबसे पहले तो ना मोबाइल, जिस आप मुझे सर एक छोटी सी चीज़ बताएं, और ये बहुत ख़तरनाक बात है जो लोग नहीं समझ रहे। हमारी एक माफिया है, हमारे एक लोग हैं बड़े प्यारे जी। पुराना ज़माना था, बाप बच्चों पे नज़रें रखता था और जी बच्चों को बांध के रखते थे या खुला नहीं रखते थे, और ये और वो और ये सारी चीज़ें सख्ती रखते थे। फ्रीडम दो, लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होने चाहिए, बच्चों को खुल के खेलें वरना टॉर्चर हो जाएगा, टेंशन नहीं दें एग्जाम की, ये सारे आपने सुनते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें डाइवर्सिफिकेशन आ गई है, लेकिन यार आप बताएं, आज भी लिबरल तरीन, खुला तरीन, खुले माइंड का भी वालिद हो, क्या वो अपने बच्चे को किसी अनजान आदमी से बात करने देगा? रोड पे खड़े हो के आप अभी भेज देंगे यार जाओ से अनजान बात करो, डिस्कशन करो 14 साल के बच्चे से? नहीं करने देगा। लेकिन मोबाइल पे वो बाप ना कोई कंट्रोल नहीं लगा के रखेगा और वो दे देगा यार 6 घंटे तुम्हारे हैं। वो उसको गेम्स खेलने देगा, वो उसको सोशल मीडिया यूज करने देगा, वो उस पे अननोन लोगों फॉलोअर्स को ऐड करने देगा। सर गेम्स के अंदर पबजी, रॉबलॉक्स, ये ऐसे गेम है जिन्हें दुनिया तबाह करती है बच्चों की। रॉबलॉक्स, पबजी जैसे गेमों के अंदर ना अननोन लोगों से चैट होती है। गेम्स में कितने हमने ऐसे ऐसे सिक्योरिटी इंसिडेंट पकड़े के बाद में पता चला वो लड़की नहीं लड़का था, लड़कियां नहीं लड़की थी, दोनों नहीं थे, हनी ट्रैपर्स थे। इन्होंने बच्चे को अटैक किया, आहिस्ता आहिस्ता बात करते करते उन्होंने बच्चे से एक्सेस लिया मोबाइल का, मोबाइल एक्सेस लेके उन्होंने घर का एक्सेस लिया, लोकेशन का एक्सेस लिया, उसके बाद पहुंच गए, उसके बाद इन्फॉर्मेशन ले लिया हम कब छुट्टी पे जा रहे हैं, हम कब घर पे नहीं है, कब क्या चीज़ होगी, आप इमेजिन करें। आप बच्चे पे शक कर रहे हैं कि यार तुमने इससे बात कैसे की, और यहाँ बच्चे को खुला खाता दिया हुआ। वो एक चीज़ कहते हैं ना, मैं आज भी कहता हूँ सबको, डिजिटल तो और ज़्यादा हो गया है कि भाई खिलाओ सोले का नवाला लेकिन देखो शेर की नसब से। तो आज भी डिजिटली ना अपने बच्चों को भी, हमने खास तौर पर बच्चों को दिया, उनकी मॉनिटरिंग करें, प्रॉपर पेरेंटल कंट्रोल्स करें। पेरेंटल कंट्रोल्स में सर गाइडेंस के साथ करें, प्यार मोहब्बत से करें, सख्ती लड़ाई झगड़े से नहीं करना, कोई ऐसी चीज़ नहीं करें जिससे ना वो ऑफेंड हो, कोई गलत लोगों में रिवॉल्ट कर दें। आप उनको इन्वॉल्व करें, जैसे कि अवेयरनेस है ना, देखें डड्डा मार के पोलियो पिलाना और अच्छी अवेयरनेस दे के पोलियो पिलाने में बहुत फ़र्क है। जो आज से 8 साल पहले पाकिस्तान में अवेयरनेस थी और आज है वो यही है ना, कि उनको बताया जा रहा है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बेटा, ये इससे दुनिया में क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके बाद के, अब ये तो हो गया कि यार बच्चों को बचाना है, बच्चों के डिजिटल पेरेंटिंग कंट्रोल्स लगाएं, पेरेंटिंग कंट्रोल में उनको ऑब्जर्व करते रहें, उनकी चीज़ें करें, उनके साथ घुले मिलें, उनके साथ गेम्स खेलें, उनकी चीज़ों को इवेल्युएट करें, रैंडम टेस्ट करते रहें, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या चीज़ कर रहे हो, उसको जो चीज़ उसके मतलब की वो बताएं, जो नहीं है उसको देखें, तो सारी चीज़ें। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना कि यार कंट्रोल भी करें। उसके सिस्टम में भी आप लगा दें कि यार लोकेशन फॉर एग्जांपल वो इनेबल करेगा तो आपके पास अलर्ट आ जाएगा। इसका मतलब है आप अवेयर भी कर रहे हो, आपने उसको सख्ती नरमी भी रखनी है, आपका वाकई अच्छा दोस्त है या अच्छा है जो वो प्रोडक्ट यूज़ करना चाह रहा है। सर एआई के इतने टूल्स आ गए हैं, मैं बच्चों को आज मना कर दूं यार तुम चैट जीपीटी यूज़ ना करो, तुम जेमिनी यूज़ ना करो, तुम क्लाउड यूज़ ना करो, जो अब आ गया है, तो बच्चा तो मुझसे नाराज़ हो जाएगा या बच्चा अपने दूसरे कंपेटिटर से पीछे रह जाएगा। लेकिन अगर मैंने उसको यूज़ कराना है तो उसकी टिप्स एंड टेक्निक्स बतानी है, क्या काम करना है क्या नहीं है। आपको पता है ना चैट जीपीटी पे लास्ट ईयर 1-2 साल से बहुत बड़ा केस चल रहा है, प्रूफ के साथ, कि उन्होंने केस किया हुआ है, पेरेंट्स ने, शायद यूके यूएस का वाक़या है, जिसमें बच्चे ने पूरी सुसाइड की ट्रेनिंग चैट जीपीटी से ली और प्रूव हो गया। क्यों? क्योंकि देखें ना, अब आपको पता होना चाहिए यार बच्चा क्या देख रहा है, क्या सर्च कर रहा है। उसने कहा कि यार ये है, ऐसे जाओगे तो ये नुकसान हो जाएगा, ये लोगे तो इससे नुकसान ये होगा, अगर तुम ये दवा खा लोगे और ये दवा नहीं खाओगे तो उससे ये हो जाएगा,
आप इमेजिन करें, उसने परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसने सारे प्लस माइनस बताए, व्हाट कैन गो रॉन्ग, व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव टू टेकन, व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू शुड डू, जिससे जिससे खुदा ना खास्ता मतलब कि सुसाइड आपका रह जाएगा, आपका ये स्टेप रह जाएगा। और वो इस तरह नहीं सिखाता। देखिए एक और बात है कि अगर आप इनसे बोलेंगे ना कि वो नहीं सिखाता, वो उल्टी बातें करके आप बड़े, आपने कॉमेडी भी सुना है कि आप उससे बोलें कि यार क्या ऐसी चीज है जिससे सुसाइड ना हो, हाँ बिल्कुल ऐसी, तो वो उससे उल्टी बातें करेगा जिससे वो निकाल लेगा। आपकी सही गलत बात है। इन्फॉर्मेशन है। फिर से देखें जितने ज्यादा टूल्स आते जा रहे हैं ना, वो हेलुसिनेशंस करता जा रहा है। हेलुसिनेशंस का मतलब है वो मनगढ़ंत बातें बता रहा है। आप इमेजिन करें ना सर, आप माशाल्लाह हम सब मजहबी उससे ताल्लुक़ रखते हैं, आपका तो पूरा बैकग्राउंड ऐसा है जिसमें लोगों को मजहबी अवेयरनेस भी दे रहे हैं, रुझानात बना रहे हैं, लोगों की माइंडसेट चेंज कर रहे हैं। मज़हब में अगर मेरे बच्चे ने किसी ऐसी जगह पे सर्चिंग की और कोई हदीस है जिसका तर्जुमा गलत आ गया, क्योंकि वजह यह है कि वो किसी ज्यूरिस्प्रूडेंस से ताल्लुक़ रखने वाला, किसी ऐसे मकतबे फ़िगर से ताल्लुक़ रखने वाले का रिज़ल्ट आ गया जो कि आपके मकतबे फ़िगर से मैच नहीं करता, तो आपको तो उस हदीस का भी तर्जुमा गलत आ जाएगा। सही बात है। आप ये खुद सोचें कि एक चीज़ जिसके बारे में आपकी डिटेल आ रही है और उसके इन्फॉर्मेशन कुछ और आ रही है। इसी तरह मुझे अगर पढ़ाई के दौरान आप सोचें ना, लोग बड़े से बड़े, सर आजकल अल्लाह माफ़ करे ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि हेलुसिनेशंस इतनी बढ़ गई हैं कि डॉक्टरों के लिए मुश्किल होती है। लोग बैठ के सेल्फ मेडिकेशन करने लगे हैं सर। ऐसे ही है, बच्चा से बच्चा, बड़ा से बड़ा सेल्फ मेडिकेशन करने लगे। तो इन चीज़ों से आपको ये रखना है, सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ करो, सारी चीज़ें यूज़ करो, लेकिन दो चीज़ों का ख्याल रखो, पर सिक्योरिटी हाइजीन का, कि यार इसके अंदर क्या है, और कॉन्टेक्चुअलाइजेशन विद वैलिडेशन, कि यार अगर इमरजेंसी कॉल भी आ रही है ना तो मैं उसको दोबारा कॉल करके पूछ लूँ। जब मैं कॉल करूंगा तो पता चलेगा कि नहीं होगा, वो इंसिडेंट ही नहीं है, वो बंदा कह रहा है मैं तो घर में बैठा हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट आपने बीच में तस्करा भी किया, और वो है डेथ फोल्डर। अच्छा, डेथ फोल्डर आपसे ही मैंने अभी पहले भी सुना, इसको मैं थोड़ा सा समझना मज़ीद चाहूँगा। डेथ फोल्डर क्या चीज़ है? क्योंकि आम ज़बान में जो मुझे समझ आई बात वो है, जैसे इंसान अपनी वसीयत लिखता है ना कि भाई ये मेरे मरने के बाद जब ये खुलेगा तो पता लगेगा कि जी फ़लाँ जायदाद और फ़लाँ ये और फ़लाँ वो। आज की दुनिया की वसीयत मेरा ख्याल में डेथ फोल्डर है, जो मैं समझाऊँ। लेकिन क्या ये सिर्फ मरने के बाद काम आएगी, और इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, और ये कहाँ रखी जाए जो कि सिक्योर हो, पता लगे मेरे मरने से पहले ही वो हैक हो जाए और सारी चीज़ आगे चली जाए? बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन आपने 2-3 सवाल एक साथ किए, मैं कोशिश करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लेकिन डेथ फोल्डर ना, ये एक ग्लोबल जार्गन है जो बहुत ज़्यादा नाम से मशहूर होने लगा है। पाकिस्तान में इसकी ना अवेयरनेस कम है, लेकिन मैंने मल्टीपल सेशंस किए हैं, मल्टीपल पॉडकास्ट किए हैं, और मैं अपने लोगों को, अपने जानने वालों को समझाता हूँ। डेथ फोल्डर का क्वेश्चन है ना कि मरने के बाद काम आएगा, वो तो आएगा ही आएगा वो, लेकिन आपके नहीं आएगा। क्या होता है डेथ फोल्डर? है मरने के बाद की तैयारी। एक मरने के बाद की तैयारी होती है इंसान की अपनी ज़िंदगी में वो दीन के लिए, अमाल के इल्म हिसाब के से, लिए, ठीक है। अमाल के हिसाब से, अमलो अमाल की एक तैयारी ये होती है कि उन अमलो अमाल के साथ हम ये तैयारी करते हैं कि यार हम इतना कमा लें कि जी हमारे बच्चे हमारे बाद रह सकें, हम इतना कर लें कि हमारा नाम सही रह सके, लोग हमें गलत नामों से याद ना कर सके, हम इतना कुछ कर लें कि हमारे बारे में हमारे मरने के बाद भी सदका जारिया होता रहे। तो अगर ये सब कुछ करना है तो इसके लिए आपको अपने डेथ फोल्डर की प्लानिंग भी करनी है। डेथ फोल्डर क्या है? डेथ फोल्डर इज नॉट नेसेसरी कि ये आपके मरने के बाद ही काम आएगा। ये ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। अच्छा, डेथ फोल्डर में होता क्या है? जी मैं इस तरह बात करता हूँ। देखिए, डेथ फोल्डर ये है कि आपकी दुनिया की, आपकी अपनी चीज़, जैसे आपने मिसाल दे दी, वो एक एग्जाम्पल है कि जी आपकी अपने रखी हुई हर कीमती चीज़ को आप डिजिटली कहीं लिख लो। उसकी सिक्योरिटी पे मैं सेकंड स्टेप में बात करूंगा। डिजिटली कहीं लिख लो। अब डिजिटली क्या है सर? इशू देखें, आपके 12 सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन 12 सोशल मीडिया अकाउंट्स के कौन से ईमेल एड्रेस है, कौन सा उसका पासवर्ड है, उसका कौन सा सेकेंडरी ईमेल एड्रेस है, उस पर क्या लिखा हुआ है, उससे क्या लिंक हुआ हुआ है, उससे क्या फ़ोन नंबर लिंक हुआ हुआ है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन है, कब वो खुला, कब वो बंद हुआ। इसी तरह आके अब आपके आ गए डिजिटल चीज़ें।
आपका कहाँ बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट के पीछे क्या डिटेल्स मौजूद है, उस बैंक अकाउंट के पीछे क्या ईमेल एड्रेस है, उस बैंक अकाउंट के पीछे क्या इंफॉर्मेशन है। फिर आ गई आपकी फिजिकल चीज़ें कि मेरा जी कहाँ कहाँ पे मेरा कौन सा सेट है, उसके कागजात कहाँ मौजूद हैं, मेरी जी CNIC कहाँ है, CNIC कब मेरी एक्सपायर हो रही है, मेरा मतलब आपकी पर्सनल लाइफ की हर इंफॉर्मेशन उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज में लिखी जाए, जो आप लिख सकते हैं। किसी भी एक्सेल में बना लें, सॉफ्टवेयर बना लें, एप्लीकेशन बना लें। मैं एक सदका जारिया का काम ये कर रहा हूँ दुनिया के लिए कि मैं उसकी एक एक्सेल टेम्पलेट फाइल बना रहा हूँ जिसमें अख्तियार उसी का होगा जो लोग हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको लाखों करोड़ों लोग की सदका जारिया का सबब बनेगा कि वो उनके लिए सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। वो रॉकेट साइंस नहीं है कि उसके अंदर मैंने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, बल्कि उनके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद नहीं आती तो सही याद बात है। अच्छा, अब उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है कि यार आपका क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ है, क्या नहीं है, कौन सी इन्फॉर्मेशन है। अल्लाह ना करे कल को आपका ही अपना पासवर्ड ब्रीच हो गया, कुछ और हो गया, तो आप खुद निकाल सकते हैं आज इस इन्फॉर्मेशन से कि यार इसका सेकेंडरी ईमेल क्या था, इसका पासवर्ड क्या था, इसकी चीज़ें कहाँ थी। बहुत दफ़ा देखें ना, अगर मैं आपको बोलूँ सर, हम डिजिटली ना इतनी ज़्यादा जगह हमारा ट्विन बना हुआ है ना, जैसे मैंने बात की, हम कहीं जगह सेंट्रलाइज नहीं लिख पाते। जब हम सेंट्रलाइज नहीं लिख पाते ना, तो हमारी ज़िंदगियों में बहुत तकलीफ है। हमें कोई मसला आ जाए तो हमारे लिए मसला है। मेरे एक दोस्त के साथ वाक़या हुआ सर, वो हैंडीकैप हो गया बेचारा, इंसिडेंट हुआ और स्ट्रोक हुआ, और बहुत पढ़ा लिखा, बहुत और यंग 40-45 का है बंदा, और वो अपना बैंक अकाउंट एक्सेस नहीं कर सका। वो अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स एक्सेस करने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि उसका री-लॉगिन नहीं हो सकता था। अब उसको अगर कोई चीज़ लेनी है, बैंक अकाउंट के पैसे निकालने हैं, कुछ और करना है, तो ना उसकी फैमिली के पास उसका मोबाइल है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा। अच्छा, मैं इसको कॉन्टेक्चुअलाइज करूं कि इंसिडेंट हो गया, एक तो हैंडीकैप हुआ ना, हैंडीकैप के अलावा मर गया। मैं एक बहुत बड़े मीडिया पर्सनैलिटी की बात करूं, उसका इंतकाल हुआ था ना, तो उनकी फैमिली में लड़ाइयाँ हो गई कि यार ये तो वसीयत मेरे नाम थी, ये तो मेरे नाम थी, इसकी इन्फॉर्मेशन ये थी, इसकी ये चीज़ क्या थी। तो फैमिली को नॉलेज नहीं होती। फैमिली को नॉलेज होने के साथ उनकी फैमिली को ये तक नहीं पता होता कि यार उसने कहाँ कहाँ कौन सा अकाउंट खोला हुआ था। दुनिया में सर बैंक डिपॉजिट के अंदर 2 से 3% का बैंक डिपॉजिट, जहाँ तक मेरी लिमिटेड नॉलेज है और मेरी पूरी एक मालूमात लोगों से, कि 2 से 3% डिपॉजिट आज भी मरे हुए लोगों का मौजूद है जिनका कोई निकाल नहीं सका। ट्रिलियंस एंड जिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हुए ना, अगर तो उसका 2% 3% आज भी ना डोरमेंट है और उसे बैंक से याशी कर रहा है, क्योंकि उसका पैसे थे, उसका पैसा मरने के बाद कोई बता नहीं सका, उसकी नेक्स्ट ऑफ किन, उसकी फैमिली उसके काम नहीं आ सकी, उसकी फैमिली को पता ही नहीं चला। अच्छा, आप मैं को रिलेट करूं आजकल के एक साने से, जैसे बेचारे वो रज़ा मीर का चल रहा है, मीर रज़ा का बहुत सीरियस मैटर है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। मैं इस तरफ बात नहीं कर रहा कि हुआ क्या था, लेकिन इस तरफ बात कर रहा हूँ कि उस जैसा कोई भी इंसिडेंट होता है और आज इंतकाल हो जाता है। अब उस इंतकाल में बेचारे पुलिस इन्वेस्टिगेट करने में बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि मोबाइल नहीं खुल पा रहा। मोबाइल नहीं खुल पा रहा तो फैमिली से पूछा जा रहा है कि कितने बैंक अकाउंट थे, तो वो नहीं पता चल रहा है। फैमिली को बोला जा रहा है कि जी ये तो बिटकॉइन में ये करता था, वो नहीं पता चल रहा। अगर वो बिटकॉइन में करता था तो उसके क्या अकाउंट था, उसकी डिटेल नहीं आ रही। अब आप इमेजिन करें कि अगर वो अपने साथ ही सीना बसीना सब कुछ ले गया, तो उसके घर की इन्फॉर्मेशन, उसके मोबाइल की इन्फॉर्मेशन, उसकी तमाम चीज़ें कहाँ चलेंगी सर? वो ना कोई निकाल सकता है, ना कुछ हो सकता है। इसी तरह लोगों के बड़े बड़े मोबाइल बंद हो जाते हैं, फिर वो फॉर्मेट हो जाते हैं, कुछ कर नहीं सकता। आईफोन ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में मरने के बाद भी नहीं निकलती। उसकी भी टूल्स हैं कि लोगों को ना कंट्रोल रखना चाहिए और उसके बाद देखे जाए कि यार ये फैमिली में मेरा कौन यूज़ कर सकता है। आप द मोस्ट ट्रस्टेड आदमी को देखे जाए। अच्छा, लोग अभी एक इतने लोगों के इंसिडेंट हुए सर, लोग मर गए, उनकी इंश्योरेंस थी, 10 साल का प्रीमियर भरा हुआ था, 11वें साल इंतकाल हो गया। अब 11वें साल इंतकाल हो गया, इंश्योरेंस फैमिली को पता नहीं है कि कौन सी इंश्योरेंस है, प्रीमियम मिलना है उसको 2 करोड़। ठीक है, मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर 11वें साल इंतकाल हो गया और 11वें साल उसने किसी ने उसको फॉलोअप नहीं किया, तो वो 2 दफ़ा फॉलोअप करेंगे, 4 दफ़ा फॉलोअप करेंगे, 5 दफ़ा करेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि यार ये तो अकाउंट डोरमेंट है, वो शायद पैसे नहीं दे पा रहा। वो कभी अगर बदनीयत होंगे तो वो कभी ये भी नहीं फॉलो करेंगे कि ये मर भी गया ना, तो उसके घर वालों को नहीं जाएंगे कि यार ये ले 2 करोड़ रुपए, आपने 10 लाख रुपए दिए थे अभी तक प्रीमियम के, लेकिन 2 करोड़ बन गए, तो ये ले 2 करोड़ रुपए, यार ये तो आपके बंदे के बनते। अच्छा, उसमें मसले मसाइल, क्योंकि उसने ये डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा कि नेक्स्ट ऑफ किन कौन है, तो ये बैंकों को मसला है।
बैंक के ऊपर केस हो जाता है, बैंक ने गलती से किसी एक को दे दिया, लीगली कुछ और आ गए कि जी बीवी का हिस्सा नहीं था, इसका था। ऐसे ऐसे वाकयात हैं, सेलिब्रिटीज हैं, हमारे बड़े बड़े मशहूर लोग हैं जिनकी 2 बीवियां थी, 2 बीवियों में लड़ाई होगी। ऐसे ही है। तो यार ये डेथ फोल्डर इतना ज़्यादा काम है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आपके सारे रिकॉर्ड्स, आपके पर्सनल रिकॉर्ड्स, आपको पता ही नहीं है कि यार मेरी फाइल कहाँ पड़ी हुई, इंसिडेंट हो गया। अच्छा, लोग ये कहते हैं, अब आ जाते हैं यार दूसरी तरफ में, बहुत सारी चीज़ें, देखिए ना, आप अपने बारे में सोचने लगेंगे, आप कहेंगे मेरी सारी इंफॉर्मेशन है, तो उसको सिक्योर भी करें। इसका मतलब जहाँ डेथ फोल्डर की आपने इंफॉर्मेशन रखनी है, उन तमाम के उस फाइल का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कर लें, उस पासवर्ड को भी अपने मोस्ट ट्रस्टेड आदमी को बताएं, ठीक है। उसमें आपकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी होनी चाहिए, भाई लीगल लॉयर कौन होगा, लॉयर की इंफॉर्मेशन के बाद मेरा इंसिडेंट होगा तो भाई मुझे किससे कांटेक्ट करना है, मेरा फलाना जगह पे मसला आ जाए तो जी मेरा सारी जायदाद किसके हवाले करनी है। ये नहीं कह रहे वसीयतनामा अलग बात है, इसकी इंफॉर्मेशन कैसे है कि मैं खोलूंगा कैसे, मेरी फलाना चीज़ मौजूद है तो यार ये किस जगह पे। अच्छा, अब आ जाते हैं कि बंदा कहता है यार कि ना मैंने ना जी आईफोन का पासवर्ड क्रैक कर लिया, एक मिसाल दे रहा हूँ, आईफोन का पासवर्ड क्रैक करके फिजिकल तो नहीं मिला ना, पहुंचूंगा कहाँ से। इसका मतलब सेकंड फैक्टर तो फैमिली के पास है ना। ये उससे बेहतर है जो आपका रिकॉर्ड ना आपने खुद कुछ बनाया और आपने दुनिया में आखिरत की तैयारी नहीं की, तो आपकी जिंदगी में सर ट्रॉमा कितना होगा। आप सोचें सर, सोशल मीडिया अकाउंट है आपका, 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आपका पासवर्ड हैक हो जाता है आपके इंतकाल के बाद, आपने ही सारा सोशल मीडिया मेंटेन किया हुआ था। आपका ट्रॉमा ये नहीं है कि आपके बाद आपकी फैमिली कैसे यूज करेगी, आपकी आईडी यूज करके सारी जिंदगी आपको बदनाम किया जाएगा, उस पर गलत वीडियोस डाल दें, उस पर गलत पिक्चर्स डाल दें। आपको पता है ना, बड़े बड़े मशहूर पॉलिटिशियंस हैं, उनके मरने के बाद उनके ट्विटर अकाउंट को दूसरा यूज़ करता रहा, उसमें गलत गलत चीज़ें यूज़ करते रहे, और लोग कहते हैं कि यार, और उनका लिखा जाता है कि हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है। तो जब वो उसका डेथ फोल्डर बना होगा तो फौरन उसको रिकवर करके ये करेगा। अभी देखे ना, अभी ये मीर रजा का ही टॉपिक चल रहा है, तो मीर रजा का कहा जा रहा है कि मल्टीपल सोशल मीडिया के उसके अकाउंट जो है ना वो ओपन ही नहीं हो रहे, और उसने शायद 2 दिन पहले बंद किया था। क्या है, देखिए पुलिस माशाल्लाह अच्छा काम कर रही है, लोग उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी डिफरेंट आ रही है, लोगों का एक सर्कल डिफरेंट बात कर रहा है, लेकिन अगर यार ये चीज़ें ताने बाने मिल जाते, आज इस बंदे की मैं एग्जाम्पल दे के बोल रहा हूँ कि डेथ फोल्डर को सिर्फ इस पर्सन से यूटिलाइज करके लिंक कर लेना, ये केस जो आज भी माइंड बॉगलिंग कंडीशन में 90% रिजॉल्व होता। लेकिन डेथ फोल्डर आपने कहा ज़िंदगी में भी काम आएगा, और आपने पूरी उसकी एग्जांपल्स दी। व्हाट इफ़ के डेथ फोल्डर ही हैक हो जाए? यही मैंने कहा ना सर, डेथ फोल्डर खुदा ना खास्ता हैक हो गया तो डेथ फोल्डर के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन है, अभी हमने डिस्कस की ना, ईमेल है, सेकेंडरी ईमेल है, उसका पासवर्ड है, जितने उसके अंदर अगर पासवर्ड लिखे हैं ना, उसका कोई कोड बना लो, उसका कोई कोड बना लें। फॉर एग्जाम्पल उसका कोड ये बना लिया, एक मिसाल दे रहा हूँ ऐसे नहीं कि यार आप पासवर्ड लिखें जो वो एक्चुअल ना हो, और उसका कोड कहीं आपस में याद करें कि जी ए आएगा तो डी होगा, एच आएगा तो जी उसके 2 डिजिट बाद होगा, 1 आएगा तो 7 होगा, 7 आएगा तो 14 होगा, वो कहीं बना लिया। तो जितने पासवर्ड अगर क्रैक हो गए तो कोई दुनिया का इतना एआई नहीं इस्तेमाल करता कि एक्चुअल पासवर्ड क्या है, क्योंकि 3 रॉन्ग अटेम्प्ट करेगा तो वो है बंद हो जाएगा। एक तो एंगल हो गया कि अगर खुदा ना खास्ता कोई डिजिटल इन्फॉर्मेशन है और वो क्रैकेबल है, लेकिन इसके साथ साथ सर मकान के कागजात पीडीएफ में पड़े हुए, एक मिसाल है, फिजिकल तो यार बीवी के पास है ना, मेरे मरने के बाद कम से कम वो निकाल लेगी कि भाई मेरे इस लॉकर में, मैं आपको बताऊं बैंकों में लोग अजाब कर देते हैं, 4-4 साल लॉकर नहीं खोलने देते। ऐसे ही है। वो कहते हैं आपके नेक्स्ट ऑफ किन में तो आपका भाई का नाम लिखा हुआ था, वो शादी से पहले भाई मौजूद था, बाद बैंक अकाउंट में चेंज नहीं कराया, और जिंदगी भर लड़ाई होती रही, वो जाके पहले से निकाल लेता है। हमने ऐसे इंसिडेंट देखे, वो बेचारी बेवा इद्दत में होने के बाद 4 महीने बाद जब वो एक्टिव हुई और उन्होंने कहा भाई मेरे ये पैसे हैं, मैंने ये रिकवर करने हैं, तो उससे पहले भाई खा चुका था पैसे। ऐसा है, ऐसा है, बिल्कुल। तो आप उसको सिक्योर करें, आपके पास डबल फैक्टर है ना सारी चीजें। अल्लाह ना करे अगर आपका कोई इंसिडेंट हो गया, आपका खुद कुछ हो गए, तो उसके बाद आप खुद भी तो रिकवर कर सकते हैं। अब मैंने कहा ना कि सर देखिए आपकी अपनी जिंदगी में भी काम आ रहा है, आपका लिखा हुआ है कहीं, तो आप लिखते हैं ना कि मेरा पासवर्ड जो है ना वो, सॉरी मेरा पासपोर्ट जब एक्सपायर हो रहा है तो यार मैंने कब नया बनाना है, उसमें आप ये इन्फॉर्मेशन भी लिखना शुरू कर दो। CNIC जब आएगी तो अलर्ट आ जाएगा, आपको लिखा नजर आ रहा है कि यार ये इस तारीख को एक्सपायर हो रहा है तो ये हो गया, मेरे बच्चों का बेफॉर्म इस तारीख को बनना है तो ये हो गया, मेरे बच्चों की फलाना की CNIC हो रही है, मेरे पेरेंट्स की FRC यहाँ लिखी हुई है तो क्या हो गया। अगर खुदा ना खास्ता ब्रीच हो जाता है तो सर वो FRC तो मेरे नादरा के पास भी है,
मेरे एफबीआर के पास भी 50 इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एटलीस्ट आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन तो मौजूद है। अल्लाह ना करे उनका कोई ब्रीच हो गया। देखिए दुनिया में ना ये इंसिडेंट है, हम थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे अगर चले जाएं, ये सप्लाई चेन अटैक्स कहलाते हैं। सप्लाई चेन अटैक का मतलब है कि एक तो आपकी अपनी गलती से कुछ गया, दूसरा ये कि जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसका प्रोडक्ट का मसला आ गया। अब मिसाल दे रहा हूं सर, आप उबर पे सर्विस सफ़र करते हैं, करीम पे करते हैं, फूड पांडा खाते हैं, दूसरी चीज़ें, आपने उसमें अपना एटीएम कार्ड डाला हुआ है, उसमें आपने अपना सीवीवी और सब डाला हुआ है, ठीक है, आपने बड़ा कंट्रोल किया हुआ है, आपका बैंक भी बहुत कंट्रोल पे है, लेकिन क्या हुआ कि खुदा ना खास्ता वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ आपने ये डाला है वो हैक हो गई, तो सब गया डेटा। तो सब गया नहीं, सब पैसे चले गए सर। उस पर भी टेक्निक्स रखे ना, उस पर भी आप मल्टी फैक्टर रखें। ओटीपी वगैरह नहीं, ओटीपी तो बैंकों की फिर भी होती है, लेकिन ना कोई ऐसी टेक्निक कर सकता है कि वो जो छोटे वाले अकाउंट है ना, वो सीवीवी से पैसे निकल जाते हैं। बिल्कुल। आपने देखा होगा ना, आप पॉस ट्रांजैक्शन करते हैं, वो तो पासवर्ड भी नहीं लेते, वो आप नहीं लेते क्योंकि जी 5,000 की लिमिट है, बाहर चले जाएं तो 50 ऐसे ही है। $500 के बाद जाके पिन कोड मांगता है। अब आपका फिजिकल है, अल्लाह ना करे कोई आपको अगवा कर ले, उसके बाद आपका कार्ड निकाले और आपका सीवीवी निकाल ले। सीवीवी मौजूद है, ऐसे सब कुछ है। मेरा ये रूल है, मेरे हर कार्ड पे सर सीवीवी मार्कर से हुआ हुआ है, मैंने कहीं और लिखा हुआ है उसको, उसके ऊपर पासवर्ड कंट्रोल लगाया हुआ है। मैं अपनी सीवीवी अपने फिजिकल कार्ड पे क्यों रखूं जिसपे मेरी 2 मिलियन की लिमिट है? वो तो मुझे उठाएगा, या मेरा कार्ड गलती से खुदा ना खास्ता कहीं कार्ड गिर गया तो मेरे तो जितनी देर में मैं बैंक को बोलूंगा और बैंक डिस्प्यूट में 2 महीने लगा देगा मुतसिब से करते करते उतनी, और वो बेचारों का कसूर नहीं है क्योंकि उनको भी यार वैलिडेशन करनी है। उस वक्त तक तो मैं 2 महीने के लिए ट्रॉमा में आ गया ना। फिर प्रूफ हो गया कि यार आपने गिराया था तो वो तो आपने किया है, फिर इन्वेस्टिगेशन इतनी होती है, तो आप उसको बंद करके रखें। अगर आप पब्लिक जगह पे सर अपने कार्ड्स डाल लें तो डाइवर्सिफाइड रखें, ऐसा कार्ड डालें। आप देखें, मेरी अल्लाह का शुक्र है एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म में काम करता हूँ, एक अच्छे फाइनेंशियली बेहतर हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरे आज भी एक क्रेडिट कार्ड ऐसा है जिसको मैंने लोएस्ट लिमिट पे रखा हुआ है, वो 1 लाख रुपए का, और उससे मेरी ज़्यादातर जो इस तरह की छोटे छोटे प्लेटफॉर्म थे ना, उन पे मेरी इन्फॉर्मेशन है। वर्स्ट टू वर्स्ट मेरा 1 लाख की लिमिट जैसी ब्रीच होगी ना, उसके बाद मेरा जो आईडी है ना वो नहीं चलेगी। पाकिस्तानी बच्चे बेचारे इतना फैमिली के साथ, वालिदैन बड़ी मुश्किल से उनको हेल्प करते हैं, उनको ये अकाउंट देते हैं कि जी फलाना जगह पे जाओ, ये लिंक्डइन की लर्निंग ले लो, ये वाला अकाउंट लो, इससे फेसबुक का ये ले लो, या ये स्टोरेज ले लो आईफोन की, पता ये चलता है उसी क्रेडिट कार्ड पे आपका सारा डेटा चला गया। वो बच्चा बेचारा मासूम होता है, 6ठी क्लास का बच्चा, ये चले मैट्रिक का भी बच्चा, इतना साइबर अवेयर नहीं है। देखिए ना, मैं इसीलिए ख्वाहिश करता हूँ कि यार पाकिस्तान का बच्चा डिजिटली अवेयर हो जाए। पाकिस्तान डिजिटली अवेयर से तरक्की करेगा, जहन में रखिएगा। मैं 100 मंजिला बिल्डिंग नहीं बना सकता सर दुबई की तरह, मैं 100 मंजिला बिल्डिंग के मेरे पास पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकूं, लेकिन आज मैं एक लैपटॉप से दुनिया की बड़े से बड़ी टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, और एक लैपटॉप के हैक होने से दुनिया की बड़े से बड़े इंसिडेंट का शिकार भी हो सकता है। तो मेरा आज का बच्चा क्यों इसलिए कहा जाता है, माशाल्लाह हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी मैनेजमेंट है, हमारी सब क्लियर है, सब देखें, बहुत सारे मामलों में कॉन्फ्लिक्ट होगा, इस्टेब्लिशमेंट का किसी पॉलिटिकल से हो सकता है, पॉलिटिकल का आपस में हो सकता है, एवरीवन इज यूनानिमस ऑन वन फैक्टर कि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को आगे लेके जाएगी। पाकिस्तान की इकॉनमी विदाउट टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट के, विदाउट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की इम्प्रूवमेंट के नहीं बढ़ सकती, और पाकिस्तान का बच्चा यंगेस्ट पॉपुलेशन, चौथे पाकिस्तान की दुनिया की बड़ी फ्रीलांसिंग मार्केट, इससे बेहतर पाकिस्तान के ऊपर पोटेंशियल नहीं हो सकता। तो जितना पोटेंशियल है उतना खतरनाक भी है। देखें ना, दुनिया में ऐसी ऐसी कंट्रीज हैं सर जिनके टेक्नोलॉजी के लोग नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, वो हैकिंग कर रहे हैं, वो दुनिया के गलत कामों का सर। पाकिस्तान के कॉल सेंटर्स को देख लें, जी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होते जा रहे हैं, लेकिन बड़े से बड़े कॉल सेंटर्स ऐसे भी पकड़े गए, ठीक है, जो बैठ के सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स कर रहे हैं, ऐसे ही है, पूरी दुनिया के हैं। आपको पता है कि ये इनकी ट्रेनिंग की जाती है। अभी हमारे पड़ोसी ममालिक की टीम की पूरी टीम पकड़ी गई, जो कि नाइजीरिया में जिनके लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी कि यार उस मुल्क पे जाके साइबर अटैक से लोगों के पैसे खाओ। यार
30 करोड़ की आबादी है। 30 करोड़ में कितनी परसेंटेज है? 26-27 तो हम कहते हैं ना, लेकिन हमें आपको पता है कि 30 करोड़ है। कितनी जगह तो हमारी पहुंच ही नहीं हो सकी जहाँ 11-11 बच्चे हैं। तो उधर सोचें ये कितनी बड़ा पोटेंशियल है। डिजिटल सेवी सिर्फ हम अपनी कौम को कर देना, हमारे बच्चे को, तो पाकिस्तान 10 फोल्ड तरक्की कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी हमने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी सारा टाइम लगा लिया और हम थोड़ा सा टाइम अब इसके ऊपर लगाएंगे जो एआई से रिलेटेड चीज़ है। एआई का बहुत चर्चा है, अब तो समझे कि एक ट्रेंड सी है। जिस तरह एक ज़माने में पहले एमबीए करते थे, फिर टेलीकॉम का आया, आजकल है एआई है, हर जगह ही है, हर जगह जी एआई, फलां ढिमाका जो भी है। एआई के आने से एक वो डिस्कशन अब शायद वो भी पुरानी हो गई कि जॉब्स कम होंगी, बढ़ेंगी। लोग कहते हैं नहीं यार, जॉब्स कम नहीं होंगी बल्कि जॉब्स की नौयत बढ़ जाएगी। ये हम इस डिस्कशन से थोड़ा सा हम आगे जाते हैं। इस वक्त जो आप यूनिवर्सिटीज़ में, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में, क्या कुछ ऐसे कोर्सेज़ भी पढ़ाए जा रहे हैं जो अगले 4 साल बाद जब वो बच्चा मार्केट के अंदर आएगा तो वो ऑब्सोलीट हो चुके होंगे, या अभी आपको लगता है कि ऐसी इतनी फास्ट नहीं, इतनी अंधी नहीं लगी हुई, अभी 4 साल बाद भी वो चीज़ें वैलिड होंगी? अच्छा देखें, इसके अंदर ना कैंडिड और ब्लंट वाली बात करें ना, तो शायद पाकिस्तान की अगर इंस्टीट्यूशन वाइज एकेडमिक हार्डकोर क्वालिफिकेशन की चीज़ें बताएं ना, तो इनमें कुछ चीज़ें ऑब्सोलेंस की तरफ हैं। ठीक है। एजुकेशन में मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आज इंटर का करिकुलम निकालूं मैं, ठीक है, और यही को मैं कंपेयर करूं ओ लेवल के करिकुलम से, ए लेवल के करिकुलम से, कुछ देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। बिल्कुल एग्रीड। आज मैं सिंध बोर्ड और पंजाब बोर्ड के करिकुलम को फर्क निकालूं तो फर्क है। ऐसा ही है। आज मैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर निकालूं तो जी सुनने में आ रहा है, और ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा पॉलिटिकल पॉइंट, लेकिन सिंध में घोस्ट स्कूल की तादाद पंजाब के घोस्ट स्कूलों से ज़्यादा है। किसी और मुल्क में क्या कौन सी होगी? तो इसका मतलब है तालीम की एग्जीक्यूशन और तालीम की जो बेसिक एकेडमिक वो है करिकुलम, उसमें फ़र्क हो सकता है। वो फ़र्क हार्वर्ड वर्सेस एमआईटी में मिलेगा। वो फ़र्क यूके यूएस की टॉप से लेकर 7th नंबर में भी फ़र्क मिलेगा। लेकिन एआई के आने के बाद सर, जो बंदा सेकेंडरी एजुकेशन ले रहा है ना, जो वो यूट्यूब से ले रहा है, जो वो मल्टीपल ट्यूशन से ले रहा है, जो वो मल्टीपल टूल्स एंड टेक्निक्स को सीख के ले रहा है, वो दुनिया के बराबर है। वो दुनिया के बराबर है। आज मेरा सोशल मीडिया का अकाउंट होल्डर, माशाल्लाह सर आपकी इतनी आउटरीच है, आपकी पॉडकास्ट की लिसनिंग को सुनने वाला आज भी वो डिजिटली ओरिएंटेड आदमी है जो दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज वाला भी उतना ही पॉडकास्ट सुनता है। मेरे पास ऐसे ऐसे पॉडकास्टर मौजूद हैं पाकिस्तान में, पड़ोसी मुल्क में, और दूसरे हमारे तरफ में जो डेवलपिंग कंट्रीज भी अगर है ना, तो उनके भी लोगों को अवेयरनेस के पॉडकास्टर्स को उतना ही सुना जाता है जितना उनको है। इसका मतलब है उतना ही अगर एआई की ट्रेनिंग दी जा रही है तो वो सुनी जाती है। अच्छा, अब मसला ये है कि उसकी ट्रेनिंग बाहर से होना और पाकिस्तान में मिलके होना, उस पर फ़र्क है। अच्छे ट्रेनर्स होने चाहिए, उसके लिए पाकिस्तान को माहौल देना पड़ेगा। सही है। आप एज एन इंडिविजुअल ग्लोबल टूल्स को लेके सीख सकते हैं। मैंने बात की ना सर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये तालीम में फ़र्क है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, बायोमेडिकल इंजीनियर, डॉक्टर, इनको अपनी तालीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो टूल्स चाहिए, जिसपे वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिसपे वो करेगा। टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर जो है ना, वो पाकिस्तान में आके कुछ नहीं कर पा रहा, बिकॉज 4 ही टेलीकॉम है, वो भी मर्ज हो के 2 रह गई हैं, उसके अंदर भी एग्जॉस्ट लेवल पे आ गया, तो भाई वो कहाँ इम्प्लीमेंट करेगा? लेकिन एआई का इंजीनियर मतलब हमारा जैसे कर्सर है, पाकिस्तानी लड़का है माशाल्लाह, वो उसने अपनी फर्म बनाई और आज दुनिया उसकी फर्म खरीद रही है। इसका मतलब है कि उसने अपनी एआई के टूल्स में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के टूल में इतना काम किया कि वो आगे बढ़ गया। तो हमें ये देखना चाहिए, बीइंग अ कॉमन मैन, अपने बच्चों को नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन एकेडमिक हार्डकोर क्वालिफिकेशन बट ओवर एंड अबव क्वालिफिकेशंस। उसमें ऑप्शंस आएगी भी तो भी कोई मसला नहीं है, आपके एडिशनल फील्ड्स में आप ये चीज़ें सीखें, उनको सिखाएं। एग्जीक्यूशन में मसला ज़रूर आ रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जी झोंक दर झोंक दुनिया पढ़ाने बाहर भेज रही है। इसलिए नहीं भेज रही कि सर पीस का मसला है, ये बिल्कुल गलत पॉइंट है कि जी अमन नहीं है तो जी भेज रहे हैं।
पाकिस्तान से ज़्यादा रेजिलियंट नेशन कोई नहीं है, पाकिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत कंट्री कोई नहीं है। मैं सर 25 कंट्रीज में फिर चुका हूँ, शायद पाकिस्तान से ज़्यादा इकोनॉमिकल कंट्री भी कोई नहीं आज भी। आप यकीन करें सर, हम जब मल्टीप्लाई करते हैं ना करेंसी के हिसाब से, तो ये नहीं कह रहा, आज भी जो चीज़ यहाँ इतने में मिलती है वो चीज़ से 5 गुना ज़्यादा दूसरी कंट्रीज में मिलती है। वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड्स चेंज है, लिविंग स्टैंडर्ड्स में पीस ठीक है, शहर टू शहर भी इम्पैक्ट करता है, वो बात सही है। इसके लिए तो हम बहुत दफ़ा हम और आप मिलके भी उठाते हैं आवाज़ कि यार थोड़ा सा कराची को बेहतर करने की कोशिश करो एज़ कम्पेयर टू इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पंजाब साइड और इस्लामाबाद साइड, बट इट इज़ पॉलिटिकली अपार्ट। नॉलेज IT वाइज तो सबकी सेम होनी चाहिए ना। अब एग्जीक्यूशन सबकी सेम है। एक लैपटॉप जो 4 लाख रुपए का अगर बहुत हैवी ड्यूटी AI के टूल के साथ आपके पास है, वही टूल नासा और पेंटागन और हार्वर्ड पे पढ़े हुए लड़के के पास भी वही लैपटॉप है। वो उसकी कैसी यूटिलाइजेशन करेगा, आप कैसी करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान रेजिलियंट नेशन है ना, तो सर अच्छी बात ये कि मार खा खा के ना हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं। हमारा बच्चा इतने इसको कहते हैं ना सर, एक बड़ा लफ्ज़ है जो मैं साइबर की ज़ुबान में कहता हूँ, डिजिटल स्केप्टिसिज्म। जैसे हम कहते हैं ना शक, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना चाहिए कि यार हर चीज़ में ये देखें कि यार इससे क्या नुकसान होगा। दुबई में जाने वाला कभी ये नहीं सोचता कि यार इस रास्ते से जाऊंगा तो जी यहाँ जलाओ घिराव हो रहा होगा, यहाँ जाऊंगा तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, यहाँ जाऊंगा तो व्हाट कैन गो रॉन्ग। पाकिस्तान में रहने वाला आदमी ना अपने प्रोज एंड कॉन्स, अपने प्लस एंड माइनस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स का ख्याल रखेगा। जितना ज़्यादा वो ये काम करेगा ना, उतना ही ज़्यादा रेजिलियंट है। क्यों सर, पाकिस्तान का आज भी डॉक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया हुआ ना दुनिया के नामी गिरामी डॉक्टरों में चला जाता है, बिकॉज उसने कम टूल्स और लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेशंस, कंस्ट्रेंट के साथ वो काम किए होते हैं जो बड़े से बड़े लोगों के पास फ्लेक्सिबल होता है, तो उनको पता ही नहीं होता कि यार मुश्किल में कैसे जीना है। सही। हम मेरा दोस्त है, वह बाहर से आते हैं, मेरा भाई इज इन बेस्ड इन US, वो पाकिस्तान आके उसका पेट खराब हो जाता है, वो पाकिस्तानी पानी को नहीं, ऐसे ही होता बिल्कुल। हम पाकिस्तानी पानी पे माशाल्लाह लक्कड़ अज़म हो गए क्योंकि पाकिस्तान की चीज़ों में सही हमें कोई मसला नहीं है। सही। अच्छा, ये हम काफ़ी समझें कि तवील हो गया हमारी चीज़ और हम उसको कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है चीज़ें इतनी सारी हैं, थोड़ा सा मैं जाहिर सी बात है हमने शुरू के अंदर उसको स्किप किया। आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था, इंजीनियरिंग से आप शिफ्ट हुए, आपने शायद MBA किया, और फिर आप एक ऑडिट फर्म के अंदर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड और साइबर सिक्योरिटी और AI और ये सारी, तो ये तो अगर आज मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक यंगस्टर के सामने आपको रखूं तो वो तो कहेगा कि भाई ये तो बड़ा इधर उधर से है, लेकिन ये अडेप्टेबिलिटी भी है। तो आपका ये सफ़र क्यों इतने टर्न से गुजरा और डू यू रिग्रेट दीज टर्न्स, ये अगला सवाल है। पहले आप ज़रा थोड़ा सा अपना बताइए। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन टर्न में अच्छा देखिए, दो चीज़ें असद भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है ना कि आई एम एन इंजीनियर, तो इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन है। मैंने इंजीनियरिंग की 2002 में पास आउट हुआ सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से, पाकिस्तान की वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद मैं गया पाकिस्तान की बहुत अच्छी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जाफर बिजनेस सिस्टम, जिन्होंने टेक्नोलॉजी में उस ज़माने में इनसे बेहतरीन, आज भी बहुत अच्छी है, लेकिन आज माशाल्लाह पाकिस्तान जितना ग्रो कर रहे हैं तो मल्टीपल कंपटीशन आ गए, उस ज़माने में कोई कंपटीशन नहीं होता था। देन 1 से 1.5 साल बाद आई वॉज यूज टू ज्वाइन पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड विच वॉज द JV ऑफ शेल ग्लोबल, कैलटेक्स, और उस ज़माने में उसका था। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर की टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करना, ऑपरेशन टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करना, उन तमाम चीज़ों पे रहा। 2008 में मैं यानी नेटवर्क सीखा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखा। देखिए बचपन में पहले ज़माने के लोगों में ना, जितने भी उस ज़माने के लोगों ने IT सीखी है ना सर, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IT हार्डवेयर, IT सॉफ्टवेयर या नेटवर्किंग वाली चीज़ों में गए। उस ज़माने में ना इतने जारगन नहीं होते थे कि AI के अंदर ये काम कर लिया तो रोबोटिक्स सीख ली, ज़्यादा CCNA, CCNP, CCI वाला या नेटवर्क पे हो गया, या MCITP, MCFP और ये सारे काम कर लिए, ऐसे ही। देन आई वो 2008 में अल्लाह ताला ने ऐसा दिया कि मैं तरक्की करते करते आई वॉज द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। ओके। उसमें मैंने काम किया तकरीबन 5-6 साल। 2013 में मैंने फर्गसन ज्वाइन की। अब मैं बताता हूँ जो आपका सवाल था। 2009 में मैंने MBA किया, MBA इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस। ये डाइवर्ट नहीं हुआ। MBA
एमबीए याद रखिएगा, और ये तो हमें पता भी है, किस दुनिया के, जैसे एक बात है ना, एक क्वालिफिकेशन है एआई, दुनिया की हर तालीम में एआई होना जरूरी है। आज डॉक्टर अगर एआई नहीं यूज करेगा ना तो दुनिया से पीछे रह जाएगा। वो जमाना गया कि इतनी मोटी मोटी किताबें हम याद करते थे, और जी बायोमेडिकल और बायोकेमिस्ट्री की इतनी मोटी बुक, एनाटॉमी की इतनी मोटी बुक, फिजियोथेरेपी की इतनी मोटी बुक, अब वो कहाँ से कर रहा है सर? एआई से। सही बात है, एआई से उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए, एआई से उसको जनरेटिव एआई आना चाहिए, एआई से उसको सारे फॉर्मूलाज निकालने चाहिए, वो केस स्टडीज पढ़ता है, उसके सॉल्यूशन निकालता है, उससे वो मेडिकेशंस को मैच करता है। आज इंजीनियर है तो वो एआई यूज कर रहा है, आज एस्ट्रोनॉट है तो वो एआई यूज कर रहा है कि यार इधर क्या होगा, तो क्या मेरा फोरकास्ट है तो मेरे क्या हो जाएगा। इसका मतलब है एमबीए भी सर यही है कि एमबीए आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इंक्रीज करता है। तो इट वाज नॉट एन डाइवर्जन। मैंने अपने कैरियर में कभी एमबीए की वजह से अपनी जॉब का चेंज नहीं लाया। 2002 से मैं टेक्नोलॉजी में रहा, 2013 तक भी टेक्नोलॉजी के टेबल के उस साइड रहा, इम्प्लीमेंटर। जब चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है तो मैं इम्प्लीमेंटर भी रहा, साइबर सिक्योरिटी भी मेरे अंडर में आती थी, टेक्नोलॉजी भी अंडर में आती थी, और जितना ट्रांसफॉर्मेशन है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वो सब आते रहे। देन एक टाइम होता है ऑयल एंड गैस सेक्टर का, तो उसके बाद मुझे मल्टीपल जगह पे ऑफर्स आती रहती थी। बट एक फर्म है, फर्म के बहुत सीनियर पार्टनर ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि यार व्हाई नॉट यू ज्वाइन अस ऑन अदर साइड ऑफ द टेबल। अच्छा, टेक्नोलॉजी बहुत शौक है, बहुत इम्प्लीमेंटेशन है। उस ज़माने में जब मैंने ये तो देखा कि पूरी दुनिया में, हम कहते हैं ना दो धारी तलवार है, टेक्नोलॉजी में दो धारी तलवार है। एक तो ये कि सब इम्प्लीमेंट करते चले जाओ, लगाते चले जाओ, लगाते चले जाओ। दूसरा ये कि मैंने कहा कि यार टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी का फ्लिप साइड है कि यार अगर इतना टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करते रहोगे, द मोर यू आर टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेड, द मोर यू ट्रांसफॉर्म, द मोर यू ट्रांसफॉर्म, द मोर यू एक्सपोज, द मोर यू एक्सपोज, द मोर यू आर वल्नरेबल टू द साइबर सिक्योरिटी रिस्क। वो मैंने कहा कि यार इससे बेहतरीन कोई फील्ड नहीं हो सकती कि यार इसके ऊपर अपने आप को बढ़ाएं। ये मेरा बज़वर्ड है, लोग, मैं मशहूर हूँ, मेरे टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू, मेरे पॉडकास्ट पे आते हैं साइबर के। मेरी टीम में 50% आई एम लीडिंग द टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड साइबर रिस्क एश्योरेंस प्रैक्टिस ऑफ पाकिस्तान। साइबर लीडर भी हूँ मैं पूरी फर्म का। टेक्नोलॉजी के बहुत सारे, वी हैव अराउंड 700 टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट अक्रॉस पाकिस्तान, जो हमारे मुख्तलिफ वर्टिकल्स मिलके देख रहे हैं, जिनमें मैं भी एक टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग का वन ऑफ द पार्टनर हूँ कि उसको लीड करने के लिए। लेकिन साइबर को डायरेक्टली मैं ही देखता हूँ विद वन ऑफ माई को पार्टनर्स। ये मशोरत जो है ना साइबर सिक्योरिटी वाले की ज़्यादा है। साइबर की मेरी 30% टीम है, 70% इम्प्लीमेंटेशन की टीम है। लेकिन क्या होता है कि जब आप फ्लिप साइड पे जाते हो तो भाई अगर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है तो उसको सही करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। सही। तो साइबर की फील्ड में जब मैं आया, ऑडिट की फील्ड में आया, उसकी सिक्योरिटी को करने लगा, तो नज़र आया कि यार ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू भी है, आपकी तरक्की भी है। इस वक्त सर टेक्नोलॉजी, जो स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटर्स हैं, चाहे वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हों, खुदा न खास्ते मैं किसी जॉब की नेगेटिविटी नहीं कह रहा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक दुनिया की अगर टॉप टेक्नोलॉजी की पोजीशंस निकाली जाए ना, तो वन ऑफ द लीडिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और एआई की सैलरीज चल रही हैं, नंबर 2 पे साइबर सिक्योरिटी है। इसका मतलब क्योंकि हो क्या रहा है कि साइबर सिक्योरिटी वाला नापैद है, क्योंकि वो टेबल की इस साइड इम्प्लीमेंटेशन तो कर रहा है। आप सोचें ना, यहाँ से सोचें, शायद बम बनाने वाला या थोड़ा सा ज़्यादा बात करें, टैंक्स बनाने वाला शायद लाखों लोग होंगे, लेकिन टैंक्स के ज़रिए सिक्योरिटी करने वाले की ज़्यादा वैल्यू है। फिजिकल सिक्योरिटी चाहे बहरी हो, बर्री हो, फजाई हो, सिक्योरिटी वाले की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इम्प्लीमेंटर की भी होती है। लेकिन जिसने बना लिया राफेल, जिसने F-17 बना लिया, जिसने F-16 बना लिया, आज उसके बनाने वाले की क्रेडिबिलिटी का ऊपर सवाल उठ सकता है कि ये गलत है, सही है, लेकिन जो उसके इस्तेमाल कर रहा है उससे ज़्यादा, उसकी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है। कैसे यूज़ कर रहा है? सर मैं आज F-16 और F-17 यूज़ कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नाको चने चबवा दी हैं। ज़रूरी है कि मेरे जैसा कोई दूसरा पड़ोसी हो या दूसरे लोग हों वो इतने ही नाको चने चबवाएं? इसका मतलब है कि आपका काबिल आदमी उसको कैसे यूज़ कर रहा है, कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहा है। तो साइबर सिक्योरिटी भी यही फील्ड है कि सिक्योरिटी
बैलेंस बिटवीन इनोवेशन एंड सिक्योरिटी जब हमने कहा फील्ड में, तो ये होनी चाहिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड एंड द मोस्ट लुक्रेटिव फील्ड। टेबल के इस साइड बैठने। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, साइबर सिक्योरिटी इज नॉट अ डायरेक्ट फील्ड। अगर लोगों को ये ध्यान में है ना कि कोई बंदा जाएगा और पैदा होते ही साइबर सिक्योरिटी सीख लेगा, गलत। पहली क्लास में उसने टेक्नोलॉजी सीखना है, छठी क्लास में उसने टेक्नोलॉजी सीखना है। अगर मुझे टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट नहीं करने आती होगी तो उसकी गलती नहीं निकाल सकता सर। सही बात है। एक बंदा जो इस बिल्डिंग को रिव्यू करने वाला होगा, वो उस बिल्डिंग की को अर्थक्वेक प्रूफ उस वक्त देख सकता है जब उसको बिल्डिंग बनाना आती हो। तो इसका मतलब है टेक्नोलॉजी की फील्ड में, जो आपके सवाल को मैंने लिंक किया कि एमबीए ने मेरी वैल्यू एडिशन। अच्छा, एमबीए के अलावा सर मेरी 20+ ग्लोबल सर्टिफिकेशंस हैं। ये ऐसी मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी और एआई ऐसी फील्ड है, साइबर ऐसी फील्ड है जिसमें आपको डेली पढ़ना है, वरना आप पीछे हो जाएंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट सर एक दफ़ा पढ़ लेता है ना, ये नहीं कह रहा कि उसको अपने आप को थ्योरेटिकली नहीं पढ़ना होता, लेकिन फिर वो एक्सपीरियंस से सारी जिंदगी खाता है। वो ये इवॉल्विंग चीज है, रोजाना अपडेट हो रही है। आज डॉक्टर है ना सर, वो अपनी एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से यूटिलाइज कर लूंगा, लेकिन टूल ही चेंज हो जाएगा तो मेरे एक्सपीरियंस किसी काम नहीं। आप यकीन करें, जो मैंने अपनी इंजीनियरिंग में पढ़ा ना, आज अगर वो मैं प्रोग्रामिंग से कुछ करूंगा ना, दुनिया मुझे बोलेगी, मेरा बेटा आके 11 साल का बच्चा बोलेगा सर अब्बू क्या आप कहते हैं ऑब्सोल्यूट चीज यूज कर। ऐसा ही है। लेकिन डॉक्टर आज भी अगर उस मेथोडोलॉजी पे कोई इलाज किया होगा ना, वो मेथोडोलॉजी आज भी चल रही होगी। सही 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 सही। तो ये जो चीज़ें हैं ना, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात मैंने एक और रिसेंट पॉडकास्ट में बताई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके तवज्जुह से सर माशाल्लाह आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म से भी मुंसलिक हैं, बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, मैं तो एडमायर करता हूँ। जैसे बनो काबिल वाले का प्लेटफॉर्म है, सिलानी बहुत अच्छा काम कर रही है। ये बच्चे तो हमारा सरमाया है। इनको ये देखना चाहिए कि यार कौन सी फील्ड लुक्रेटिव है, कौन सी फील्ड में, ये नहीं कहूँगा शॉर्टकट है, लेकिन थोड़े स्टेप्स कम लेके आप जल्दी तरक्की कर सकते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, इफ़ आई हैव इन फर्गसन, अगर 500 हमारे टोटल टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी के लोग हैं ना, तो शायद हमारे पास सक्सेशन प्लानिंग सबकी होगी, लेकिन अगर जो साइबर सिक्योरिटी की टीम है ना, उसमें आज भी मुझे बोलेंगे ना कि तुम अपनी टीम डबल कर दो और मैं तुम्हें अच्छी रिसोर्सेज दे रहा हूँ, मैं पूरी टीम डबल करने को तैयार। उसके अंदर गैप है हर भी। वक्त इतनी रिसोर्सेज की जरूरत होती है पाकिस्तान में। तो साइबर सिक्योरिटी फील्ड ऐसी है। साइबर सिक्योरिटी ऐसी फील्ड है कि पूरी दुनिया में उसकी ज़रूरत है, पूरी दुनिया में जॉब ली जाती है। आज 10 रुपए पे अगर एक टेक्नोलॉजी की जनरल फील्ड का बंदे को सैलरी मिलती है ना, तो 15 रुपए साइबर सिक्योरिटी वाले को मिलती है। और साइबर सिक्योरिटी में भी 2-3 फील्ड हैं जिसको मैं अभी ज़्यादा नहीं कर रहा, क्योंकि आपके साथ इंशाल्लाह साइबर की फील्ड पे कोई बात करेंगे तो उसमें बताएंगे कि उसके अंदर कौन सा ऐसा काम है जो कि टोटलिटी में सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव है। अच्छा, उतना ही रिस्क भी है सर, साइबर का रिस्क भी है। देखिए, साइबर की जॉब करने का मतलब जानते हैं, आज आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन की साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया, खुदा ना खास्ता उसकी ऑर्गेनाइजेशन में रैंसमवेयर आ गया। रैंसमवेयर का मतलब उनकी ऑर्गेनाइजेशन इनक्रिप्ट हो गई, उनकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी चली गई, तो वो तो आपको नहीं छोड़ेगा। टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटर तो फिर भी कहा जाता है ना, तो कहते हैं। और इसी तरह सिक्योरिटी है ना, आपका सिक्योरिटी गार्ड है, फिजिकल सिक्योरिटी गार्ड, वो आपके लिए, चाहे वो बेचारा आपकी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी का 1% आपने उस पर इन्वेस्ट किया है, लेकिन आपको देख के रखना है कि अगर कुछ हुआ तो क्या है। ऐसे ये मैं ऐसे सरकास्टिक में कह रहा हूँ कि इसीलिए कहा जाता है ना कि साइबर सिक्योरिटी वाले को आपको पढ़ा लिखा, समझदार, काबिल ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। ऑर्गेनाइजेशन में 100 टेक्नोलॉजी की रिसोर्सेज होती हैं, बेहतरीन इम्प्लीमेंटेशन होती है, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के कंट्रोल में पैसा नहीं लगाते। और फिर भुगतते हैं। जब भुगतते हैं ना, तो पोस्ट इंसिडेंट ना सर इतने बड़े बड़े वाकयात होते हैं। आज बच्चा है, रिसेंटली एक स्टार्टअप में, वन ऑफ द लीडिंग स्टार्टअप, इतना प्यारा उसका सॉफ्टवेयर वगैरह बना हुआ था सर। क्या हुआ कि उसने टेक्नोलॉजी के इतने टूल्स लगा दिए थे, उसमें सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस नहीं इंप्लीमेंट की थी और उसके बैकअप प्लानिंग नहीं की हुई थी। उसका पूरा सॉफ्टवेयर इनक्रिप्ट हो गया, उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम इनक्रिप्ट हो गया। एक्चुअली आज वो उसकी प्रोडक्ट ख़त्म हो गई ना, उसके पास प्रॉपर बैकअप था। अच्छा, लोग क्या करते हैं, बैकअप भी किसी ना किसी ऐसे सिस्टम पे लगा देते हैं जहाँ पे वो और लाइव इन्वायरमेंट होता है, पॉलीमॉर्फिक सिस्टम का अटैक होता है। जार्गन में नहीं जा रहा है, लेकिन वो आप ये समझे कि डिजास्टर रिकवरी साइट भी साथ हैक हो जाती है। तो जैसी वो भी हैक हुई तो ख़त्म हो गया। उसके लिए टेक्निक्स है कि यार आप कम से कम एक ऑफलाइन बैकअप रखो भाई,
उसका कहीं ना कहीं ऐसा पासवर्ड सिक्योरिटी कंट्रोल लिखो जिसका ऑनलाइन अटैक से लिंक ना बने। उस बेचारे ने किया। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के सर मैंने सीईओस को आंसू बहाते देखा। मतलब ये नहीं कह रहा कि आंसू बहाने का था, लेकिन वो ऐसे सोम्बर एनवायरनमेंट में थे कि उनकी पूरी जमा पूंजी चली गई ना। अगर किसी की टेक्नोलॉजी ईआरपी के अंदर कोई चीज हो गई, क्या इन सिस्टम के अंदर कोई चीज हो गई, या सेंसिटिव डेटा चला गया। सर सोनी कहाँ है आज? सोनी कहाँ टॉप 100 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड आता था? सिर्फ इसलिए कि उसके अपने लोगों का साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हो गया। उसके बाद टोटल साइबर सोनी की पूरी टीम चली गई। बड़े बड़े इंसिडेंट, कॉलोनियल पाइपलाइन का मशहूर सुना है। आज तो जंग उसी पे हो रही है। बिल्कुल। ईरान इसराइल जंग हुई डिजिटल वॉरफेयर है। ऐसा ही है। बड़े बड़े टूल्स आ गए। एंथ्रोपिक ने कहा जाता है कि जी वो मास सर्विलेंस करते हैं। अभी हम दोनों बैठे हैं ना सर, दुनिया का कोई ना कोई टूल ना अब हमें देख रहा है। उनको हमसे मतलब नहीं है, इसलिए हमें कुछ नहीं कर रहा। ऑटोमेटेड वेपनाइजेशन है टेक्नोलॉजी के जरिए। तो भाई इसीलिए जो मैं लिंक बना रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी का, कि जितना ये कंट्रोल इंप्लीमेंट होता जा रहा है, अगर इसको सिक्योर नहीं किया गया तो मेरे ऊपर भी अटैक हो जाएगा। सही 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 है सर। हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की और वक्त भी काफ़ी सारा हो गया। बिल्कुल आखिरी सेगमेंट है हमारा, जिसको हम अमूमन रैपिड फायर कहते हैं ना। इसमें कोई एक आपने इनमें से चूज़ करना है, हाँ या नहीं, या कोई एक चीज़ आपने बतानी। क्विकली करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, और इसमें आपको आखिर में इनाम भी नहीं मिलेगा कोई, लेकिन बस ऐसी रैपिड फायर है। इनाम भी मिलेगा तो वो साइबर सिक्योरिटी वाला इनाम ना हो। लोगों के सीखने के लिए रैपिड फायर जी। योर प्रेफरेंस, पासवर्ड या पास की? पास की। पास की। फेस आईडी या फिंगरप्रिंट? फेस आईडी। पब्लिक वाईफाई या मोबाइल डाटा? मोबाइल डाटा। कैश या डिजिटल पेमेंट्स? डिजिटल पेमेंट फुली 100%। 100%। ठीक है। एआई मौका है या खतरा है? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक टेक्नोलॉजी जिससे दुनिया ज़रूरत से ज़्यादा उसकी हाइप बनाती है, इतनी कोई वो नहीं है, बस हाइप बनाती है टेक्नोलॉजी की। जो मतलब सोशल मीडिया की लाइफ है ना, उसकी बहुत हाइप है। ठीक है। ठीक है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट इसी में सिर्फ ऐड करने के लिए कि सोशल एआई के अंदर ना आपने ये ख्याल रखना है कि दो धारी तलवार है। सही है। ये आपको बना भी सकती है, आपको तबाह भी कर सकती है। एक टेक्नोलॉजी जिसे पाकिस्तानी अभी तक अंडर एस्टिमेट करते हैं? एआई कह सकते हैं। पाकिस्तानी टेक टैलेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ? पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी टैलेंट की सबसे बड़ी रेजिलियंसी। बहुत रेजिलियंट नेशन है हर मुश्किल वो। और सबसे बड़ी बात है सर, टैलेंट है ना, जो इंटेलिजेंसी है ना पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया में। सर मैंने बताया ना कि मैं ग्लोबल सीआईओ फोरम एक है, मैं 70 कंट्रीज में है। जैसे आपने मेंशन किया, आई एम द रीजनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल सीआईओ फोरम। 70 कंट्रीज उसमें है। पाकिस्तान अगर दुनिया के 3 टॉप इंटेलिजेंट लोगों को निकाले ना, तो सर उनमें पाकिस्तानी आते हैं। ये नहीं कि मैं बाइस लूँ कि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं, दुनिया कहती है कि यार पाकिस्तानियों से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी वीकनेस फिर क्या है? आईटी इंडस्ट्री रिलेटेड टू यानी जो एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से रिलेटेड है। देखिए, एक गवर्नमेंट की इंडस्ट्री है, एक पाकिस्तान की अपनी आईटी इंडस्ट्री है। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वीकनेस है हमारी। बहुत ठीक है। एक स्किल जो हर पाकिस्तानी स्टूडेंट को लाजमी सीखना चाहिए? टेक्नोलॉजी। मैं एआई लफ्ज नहीं बोलूंगा। देखें सर, एआई आज जार्गन है। वो कहते हैं ना, देयर आर डेकेड्स व्हेन नथिंग हैज हैपेंड एंड देयर आर वीक्स व्हेन डेकेड्स हैज बीन हैपेंड। तो आजकल तो वीक है, हर वीक इतना कुछ हो रहा है कि जैसे 10 साल की चीज हो गई। एक साइबर सिक्योरिटी मिस्टेक जो आप खुद कभी नहीं करेंगे? इंशाल्लाह क्लिक नहीं करेंगे कभी कहीं। थिंक बिफोर यू क्लिक। थिंक बिफोर यू क्लिक। डिग्री या स्किल्स? अगेन कॉम्बिनेशन, बट स्किल्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। स्किल्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। डिग्री एंड स्किल में मैं सिर्फ ऐड कर दूं, डिग्री सर जब लाखों लोग आपके पास कंपटीशन में हो ना, और आपको किसी जगह अंदर जाना है जॉब के लिए, कोई प्रोडक्ट, देखिए जॉब छोड़ दे, मैं बिजनेसमैन हूँ, स्टार्टअप खोला है, सामने वाला आपसे पूछेगा कि भाई तेरी काबिलियत क्या है। वो काबिलियत मैं जितने अच्छे जारगन बोलूँ, मेरी स्किल से नहीं निकल आएगा जब तक डिग्री नहीं होगी। तो डिग्री फर्स्ट,
and then it will materialize after skills. पाकिस्तान में रहना या ग्लोबल करियर के लिए बाहर जाना? पाकिस्तान में रहना सर, 25 साल हो गए, लेकिन थिंक पाकिस्तानी, डू पाकिस्तानी, लिव इन पाकिस्तान, बट इम्प्लीमेंट ग्लोबली, और सारी चीज़ें ग्लोबल प्रैक्टिसेस पे करें, ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी वाले के लिए। दुनिया में घूमो, दुनिया के लिए काम करो। देखें, अब तो हो गई ना, पाकिस्तान के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस दुनिया के लिए हब बन गए हैं ना, तो ये तो सवाल ही ख़त्म हो गया कि आप बोले कि यार ABC जाके ग़ुलामी करके फलाना होना, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। कोई मुल्क अचानक फैसला करता है कि जी मैं सारे वीज़े बंद कर दूंगा, एक मुल्क आके फैसला करता है कि यार आप वापस नहीं जा सकते, एक मुल्क आके फैसला करता है कि जी, मतलब बयानात सुने हुए हों, एक भाई साहब हैं जो ट्वीट करते हैं, ट्रम्प साहब, और कहते हैं कि जी आज से मैंने फैसला किया है कि जी $50,000 लगेंगे बाहर वालों पे। अपना मुल्क अपना ही है भाई, अपने मुल्क में बहुत कुछ है, रेजिलियंट नेशन है। यहाँ रहने वाला अगर अच्छा काम करे, बाहर की चीज़ों को यूज़ करे, थिंक बिग करे, थिंक ग्लोबल करे, तो पूरी दुनिया में आपका नाम भी रोशन करेगा और कमाएगा भी। हम कहीं, मैं मना नहीं कर रहा कि यार जी पाकिस्तान होके पाकिस्तानी रह जाओ और तकलीफ़ों में रहो, मुश्किलात में रहो, पीस के ऊपर मसले मसाइल हैं, लेकिन दुनिया के लिए, बाहर के लिए काम करो। थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, या अपने उसके लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर। काफ़ी तवील पॉडकास्ट हुआ और बहुत कुछ सीखने का भी मौका इंशाल्लाह ऑडियंस के लिए भी होगा। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखें। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा पॉडकास्ट। इंशाल्लाह किसी और पॉडकास्ट में किसी और गेस्ट के साथ ज़रूर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।